हाय सर। हेलो। हाय अच्छा सर, गुड इवनिंग। हाय आर्या। एक छोटी सी चीज, आज ना यहाँ एक्चुअली मेरे यहाँ नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। माई नेट इज नॉट वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, सो आई एम यूजिंग माई मोबाइल नेट। सो हो सकता है कि मेरी जो वॉइस हो वो थोड़ी सी तुम्हारे को खराब आए या कुछ। वैसे ठीक आ रही है मेरी आवाज? सर बिल्कुल क्लियर है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब मेरे मोबाइल का नेट ठीक चल रहा है। जी। चलो एक बार मैं तुम सबसे पहले तुम्हारा स्टेटस लेता हूँ। स्टेटस लेने के बाद फिर डाउट्स एंड आगे गए जो नेक्स्ट वीक का हमारी प्लानिंग है हम वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऑनेस्ट स्टेटस देना है सबने। बिल्कुल ऑनेस्ट स्टेटस, एक एक करके पूछूंगा। तो सबसे पहले सैफ आया था। तो अ, जी सर। हाँ सैफ, सैफ तुम्हारा क्या कितना सिलेबस हो गया, कितने चैप्टर्स हो गए? सर मेरे 18 चैप्टर्स हो गए। अच्छा, यू हैव कंप्लीटेड टिल चैप्टर नंबर 18। 18 मतलब तुमने सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी कर लिया। जी जी जी। ठीक है। आपने एग्जाम कहा था किट, कि लास्ट वीक के। जी। एग्जाम किट क्वेश्चंस। एग्जाम के क्वेश्चन सर उसी का बता रहा हूँ कि आपने मुझे लास्ट वीक कहा था कि उस पर फोकस करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स पे। तो वो हाँ किया है एग्जाम मैंने। किट क्वेश्चन में वही पूछ रहा हूँ, तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स के करे? जी जी सर, वो किए मैंने। सेक्शन ए कितने सेक्शन क्वेश्चंस बी। करे? सर खुद से। हाँ खुद से। खुद से सर 5 किए मैंने। खुद से 5 क्वेश्चंस करें, ठीक है। सो तुम्हारा सबसे पहला काम है, तुम्हारे को अब क्या करना है, मैं अभी तुम सबको चलो बताऊंगा इस वीक का जो टारगेट है। चलो ठीक है। तो तुमने ऑडिट प्रोसीजर कर लिए। प्रोसीजर पढ़ने के बाद, करने के बाद अब थोड़ा सा हैंडी हो रहा है प्रोसीजर से कि प्रोसीजर समझने कैसे हैं, लिखने कैसे हैं, आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। जी जी सर, बिल्कुल हो रहा है। और मुझे एक क्वेश्चन आपसे भी पूछना था, हाँ हाँ। इसी से रिलेटेड। तो अभी पूछ सकता हूँ सर मैं? चलो मैं एक बार सबसे स्टेटस ले लेता हूँ, फिर डाउट्स करेंगे, ठीक है? जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे प्रोसीजर्स भी हो गए। प्रोसीजर्स के तुमने सेल्फ 5 क्वेश्चंस कर लिए। जी सर। ठीक है, दैट्स रियली गुड, तुमने 5 क्वेश्चन सेल्फ कर लिए एग्जाम किट के, और ठीक है, दैट्स रियली गुड। तो ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पारुल। हाय पारुल कितने सर। चैप्टर? हाय पारुल। सर मैंने चैप्टर 16 तक किया था लास्ट टाइम, आप मैंने 17 तक कंप्लीट कर लिया है पूरा। तुमने लेक्चर्स वीडियोस पूरे। चैप्टर 17 कर लिए। एग्जाम किट? सर एग्जाम की बात आई तो मैंने टीओसी और रिस्क के सेक्शन बी के लॉन्ग क्वेश्चंस निपटा लिए अलोंग विद ए। मतलब एमसीक्यूज भी हो गए, बी सेक्शन बी भी हो गया, टीओसी और रिस्क के तुमने मेरे को सब्सटैंटिव ग्रुप में प्रोसीजर। भेजे थे, ग्रुप में तुमने भेजे थे, आई चेक इट बाय टुमारो। मैं एक्चुअली अभी पिछले 3-4 दिन से ना, जब से मैं केरला से आया था, तो आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। मैं बीमार भी चल रहा था, प्लस मेरे को थोड़ा सा एक मेरा कुछ अर्जेंट काम फंसा हुआ था। मैं खुद अभी आधे घंटे पहले ही उस सारे काम से फ्री हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा रिप्लाईज नहीं कर पाया था ग्रुप में। सर ना कोई कुछ। बात हाँ तो मैं अभी वो क्वेश्चंस देख के आजकल में उसको मैं रिवर्ट कर दूंगा। नहीं, ठीक है। आराम तो से एग्जाम किट अभी सर। मतलब तुमने प्रोसीजर्स के नहीं करे? सर एग्जाम किट मैंने प्रोसीजर्स की नहीं किए, पर मैंने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लर्न कर लिया है। मतलब जो जितना मैं लर्न कर सकती थी, समझ के रटा नहीं है, ठीक समझ है। के किया है। और चलो। एजर्शंस में जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपके मैराथन वीडियोस देखूंगी। देखा हाँ नहीं है। उसमें ना मैराथन के चैप्टर नंबर 8 में मैंने असर्शंस के बारे में बताया हुआ है, जैसे कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस। वो एक उसमें ना दोनों का मैंने जी। बाइफर्केशन करा हुआ है कि ट्रांजैक्शंस के लिए असर्शन क्या होती है और ईयर एंड बैलेंसेस के लिए असर्शन क्या होती है। और दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स असर्शन के वहां से क्लियर हो जाएंगे।
सर मेरे को बेसिकली एप्लीकेशन में ही दिक्कत आ रही थी, तो मैं एक बार रेफर कर दूं। एप्लीकेशन में कैसे? मतलब एक होता है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं ना कि कंप्लीटनेस के लिए क्या एसर्शन होगा, मतलब क्या, मतलब कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस के लिए नहीं होगा असर्शन, कंप्लीटनेस इटसेल्फ इज अ असर्शन। आई कि if मीन, हमें, हाँ, लाइक जो एसर्शंस दिए होंगे उसमें से हमें एग्जाम्पल 4 ऑप्शंस देते हैं ना, ए बी सी डी कंप्लीटनेस, और देखो क्या मैं क्या तुम्हें एक बात एसर्शन बताता हूँ, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। सब में दिक्कत नहीं आती, एक्यूरेट। बट मेजर होता है, मैं बताता हूँ सभी को दिक्कत होगा एक चीज, कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस में। ये हम्म। मेजर, इन दोनों में सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को कि कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, वो समझ ही नहीं पाते कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। तो ये ध्यान से सुनना सारे, क्योंकि सर कंप्लीट, वैल्यूएशन है ना, आई थिंक क्या चीज? वैल्यूएशन भी है ना। नहीं है, बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो मेजर इशू आता है कि तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, मैं वो बता रहा हूँ। हैं बहुत सारे, वो तो मैंने क्लास में कराए हैं, मैंने उसमें फास्ट ट्रैक वीडियो में भी कराए, मैराथन में भी। मैराथन अभी 8 ओके। चैप्टर तक की है। कल मैं कोशिश करूंगा 11 12 तक की जितनी हो सकता है कल परसों मैं कवर कर दूं। तो कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस जो है ना, इनके बीच का ही डिफरेंस है जो सबसे ज्यादा इशू क्रिएट करता है। अब ध्यान से सुनना इनके बीच का डिफरेंस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कंपनी के, लेट्स से एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, कंपनी के नॉन करंट एसेट्स है। अब अगर तुम्हारे को नॉन करंट एसेट्स के कंप्लीटनेस के बारे में कुछ पूछा गया है, तो पहली बात तुम्हें ये समझना पड़ेगा कंप्लीटनेस का मतलब क्या है। कंप्लीटनेस का मतलब है कि नॉन करंट एसेट तुम्हारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर लिखी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंपनी ने तुम्हें फिगर लिख के दी है कि इतने हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। कंप्लीटनेस का मतलब होगा कि यू विल चेक फिजिकली पहले कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं, एंड तुम चेक करोगे वो एसेट्स कंपनी ने ठीक से रिकॉर्ड करे हैं या नहीं करे। मतलब कंप्लीटनेस में जो चेकिंग का प्रोसेस होता है, दैट स्टार्ट्स विद फिजिकल और एसेट रजिस्टर टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं करोगे ये चीज को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे थे तो एक्चुअली है कि नहीं, नहीं। तुम चेक करोगे कि फिजिकली जो चीज है वो पूरी लिखी है कि नहीं, कि हमारे पास कंपनी के पास कुछ और भी एसेट्स है जो कंपनी ने नहीं लिखे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ चेकिंग वुड बी फिजिकली या रजिस्टर टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमें लिखी है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है कि नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। दैट असर्शन इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। कि उसमें यू विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर उठाई या रजिस्टर की फिगर उठाई और उससे चेक किया कि एक्चुअली वो एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो दोनों के बीच में डिफरेंस है चेकिंग करने का। यहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्टिंग से चेक नहीं कर रहे, हम ये नहीं चेक कर रहे पहले, हम ये चेक कर रहे हैं कि जितने एसेट्स कंपनी के पास है क्या वो पूरे पूरे लिखे हैं कि नहीं लिखे। सेम वे अगर इन्वेंट्री है, तो जो इन्वेंट्री कंपनी के पास फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो पूरी रिकॉर्ड करे कि नहीं करी। ठीक है, कम इन्वेंट्री अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई फिनिश गुड्स है, वो इधर उधर है, वो ज्यादा लिखती वो कम, वो चीज दैट इज कंप्लीटनेस। कि जो चीज हमारे पास एक्चुअली है वो पूरी लिखी है कि नहीं, दैट इज कंप्लीटनेस। और एग्जिस्टेंस मतलब जो चीज हमने लिखी हुई है बुक्स के अंदर वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। दिस इज द मेजर डिफरेंस बेसिकली बिटवीन दीज टू। हाँ बोलो पारुल। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि कंप्लीटनेस में रिकॉर्ड्स जो है वो एक्चुअली हमें क्रॉस चेक करना होगा कि वो कंप्लीट है या नहीं, जो शो किया है जो रिकॉर्ड्स या बुक्स जो। में शो किया है, जो बुक्स में शो किया है, हम फिजिकली चेक करेंगे और देखेंगे जो चीज एक्चुअल एग्जिस्ट करती है वो बुक्स में है कि नहीं। ओके। कि जो फिजिकल एग्जिस्ट करती है, जो एसेट रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं, उन सबसे टैली करेंगे कि वो पूरे पूरे हमने बुक्स में लिखे हैं कि नहीं लिखे। ठीक है सर। सर मेरे यहाँ से सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, आप उसको टेली करें कि वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो पूछो। सर जैसे रिसीवर्स हैं, तो सर हाँ मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन उनको भेजी है कि 1 लाख रुपए की आपके ये रिसीवर्स हैं। ठीक है सर। हाँ तो अब वो अगर मुझे रिप्लाई देता है
अगर वो रिप्लाई देता है तो सर ये तीन चीजें मेरी नज़र में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये वेरीफाई करता है, कंप्लीटनेस भी, एग्जिस्टेंस भी और वैल्यूएशन भी। तो इससे हमें पता चलता है कि रिसीवेबल्स हमारा है, जो हमें एग्जिस्टेंस बताता है। नहीं, कंप्लीटनेस भी अगर सर तुमने क्या ये, बोला, मेरे को दोबारा बोलो कि जो रिसीवेबल्स हमारी बुक्स में हैं, जी जी सर, हमने तुमने एक्सटर्नल उसको कंफर्मेशन भेजी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे दी कि पॉजिटिव। हमें बताओ कि आपके पास जो बुक्स में हमारे अकॉर्डिंग ये फिगर आ रही है, तो आपके अकॉर्डिंग जी क्या जी फिगर आ रही है, हमें कंफर्म बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव जी कंफर्मेशन, है जी ना। जी सर। तो वो तो कंप्लीटनेस का पार्ट अगर नहीं आएगा। कंप्लीटनेस का पार्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या हम्म, है हमारा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेफ चेक कर रहे हैं कि जो बुक्स में फिगर दिख रही है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते कि नहीं करती। हाँ, अगर हम ये बोलते हैं कि हम वी विल कॉल फॉर ऑल दी, मतलब जो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन है फ्रॉम ऑल दी रिसीवेबल्स, एंड वेरीफाई दैट जो रिसीवेबल्स फिगर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली लिखी है कि नहीं लिखी। दोनों का तरीका अलग है। यहां पे जब तुम ऑडिट करने जाओगे, इस पेपर को साथ लेके जाओगे कि ये मेरे को फिगर जी कंपनी ने दी हुई है रिसीवेबल की, ये वहां से कंफर्मेशंस आई हैं। अब मैं चेक करूंगा इसको इससे कि जो मेरे पास बुक्स में है वो रिसीवेबल्स में है कि नहीं, दैट इज एग्जिस्टेंस। कंप्लीटनेस क्या होगा कि मैंने सबसे पहले सारी कंफर्मेशंस मंगाई सारे रिसीवेबल से, फिर मैंने जी जी अपनी बुक्स में चेक किया कि जो कंफर्मेशंस मुझे आई हैं वो प्रॉपरली पूरी पूरी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई। तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो दोनों में आ सकता है कि वैल्यूएशन दो की वैल्यू सही है कि नहीं। वैल्यूएशन, जी वैल्यूएशन भी हो गई सर, और एग्जिस्टेंस भी इसमें कवर हो गई। मैं वही बता रहा हूं, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक कर रहे हैं तो हमारी आएगी एग्जिस्टेंस। अगर हम ये जी जी बोलते हैं कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन पहले मैंने बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, मैंने सारे सारे जी मैंने बोला अपने रिसीवेबल की लिस्ट दे दो, सिर्फ नाम, फिगर्स नहीं, नाम दे दो, उन्होंने सर। मेरे को नाम दे दी। मैंने उन सबसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा ली कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो, जी उन्होंने दे दी। अब मैंने इनका टोटल जी किया, टोटल ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एंड चेक किया कि ये कंफर्मेशन का टोटल मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टैली कर रहा है कि मैच नहीं कर कर रहा रहा। दैट इज है, ये कंप्लीटनेस। कंप्लीट में। ठीक हो गया। एग्जिस्टेंस क्या होगा, मैंने लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टोटल देखा, हर एक का नाम देखा, पूरी जी लिस्ट ली, फिर मैंने उन सब को जो इसमें लिस्ट है उन सब को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी, दैट इज ठीक सर। एग्जिस्टेंस। ठीक सर, ठीक अब है। सर जब वो कंफर्म भी कर देंगे कि यस, मतलब जब पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे तो ये हमारा वैल्यूएशन का पार्ट भी हो जाएगा। इससे वैल्यूएशन भी कवर हो गई। हाँ, कि वैल्यू ठीक लिखी है कि नहीं लिखी, बिल्कुल। जी जी ठीक सर, क्लियर है। सही। ठीक है ना, ये एक डाउट है जहां पे काफी मतलब एक पॉइंट है जहां पे काफी डाउट्स आते हैं स्टूडेंट को। तो तभी मैंने यहाँ पे ये चीज तुम्हें क्लियर कर दी ताकि आज के बाद ये डाउट तुम्हारे को ना आए। यस पारुल। सर एक बार मुझे वैल्यूएशन भी समझा दोगे? वैल्यूएशन मतलब वैल्यू ठीक लिखी हो कि नहीं लिखी हुई। वैल्यूएशन सिंपली मींस कि जो वैल्यू बुक्स में लिखी हुई है वो ठीक वैल्यू लिखी है कि नहीं लिखी। जैसे अगर नॉन करंट एसेट्स है तो उसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है कि जो फिगर उसमें लिखी है वो ठीक है कि नहीं, डेप्रिसिएशन ठीक से चार्ज हुई है कि नहीं हुई। ठीक है ना। ठीक है और सर। और इसमें क्या, क्लासिफिकेशन मतलब टर्म्स सेम होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए जो हमारे अकाउंटिंग टर्म्स है। अगर जो चीज रिसर्च एंड रिसर्च एक्सपेंस में जाना चाहिए, उस मतलब वो उस पीएनएल में ही शो होना चाहिए। और जो कैपिटलाइज होना चाहिए वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई होना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू दैट। हाँ काइंड ऑफ तुम कह सकते हो वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके सर। वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन में उसको तुम कह सकती हो कि जैसे नॉन करंट एसेट्स हैं उसके केस में हो गया कि हमने एसेट्स को सारे जो एसेट्स हैं उनको रिकंसाइल किया, फिगर चेक करी। ठीक है। उनके जो हमने परचेज का सर्टिफिकेट्स है उनसे चेक किया कि जो एसेट की वैल्यू जो है वो ठीक से लिखी है कि नहीं लिखी, डेप्रिसिएशन ठीक लगाई कि नहीं लगाई, रिवैल्यूएशन ठीक करे कि नहीं करी। ठीक है। लॉस अगर हुआ है किसी को एसेट को सेल करके या हम उसको इन्वेस्टमेंट देना लिख रहे हैं, तो बस फिगर्स जो हैं वो हमने ठीक से लिखी है कि नहीं लिखी, दैट इज वैल्यूएशन। ओके सर, गॉट इट। सर एक चीज और पूछनी है। आज मैं रिस्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी कल या आज में, तो मेरे को ये इन्वेंट्री का आप समझा सकते हो? अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है तो उस केस में ऑडिटर का रिस्क क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब जनरल वे में। देखो, अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है पारुल, इफ इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग, मतलब हमने इंक्रीजिंग का मतलब है कि इन्वेंट्री हमने या तो, इन्वेंट्री इंक्रीजिंग नहीं होगा, इट शुड बी या तो इन्वेंट्री गलती से हमने ओवर वैल्यू कर दी या अंडर वैल्यू कर दी।
वैल्यूएशन, ओके, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। है ना, ओवर वैल्यूड होगा या अंडर वैल्यूड होगा। हम्म। अगर इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यू मतलब अगर हमने इन्वेंट्री ज्यादा लिख दी, तो इन्वेंट्री ज्यादा लिखने का मतलब क्या होगा कि हमने प्रॉफिट्स जो हैं वो हायर दिखा दी अपनी बुक्स में। सो इट मींस ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विच लीड्स टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, एंड ये इन्वेंटरी शुड बी, क्या था हमारा IS2, क्या था, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड इट्स NRV। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो जैसे तो इन्वेंट्री की ये वैल्यूएशन चला, रिस्क क्या होते हैं कि कंपनी उसको कॉस्ट पे लिखती जा रही है जबकि उसकी जो एनआरवी है वो कम है। तो इसका मतलब अगर एनआरवी पे नहीं लिखा तो दैट मींस द रिस्क वुड बी द इन्वेंट्री वुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, व्हिच मींस इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट एनआरवी। सो कंपनी इज ओवर वैल्यूइंग द इन्वेंट्री, व्हिच मींस देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। तो उस केस में हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स सारे याद सुनना। रिस्पॉन्स में कभी भी हम कंपनी को ऑर्डर नहीं देंगे कि ये करो, ये याद रखना। हम कभी भी कंपनी को ऑर्डर नहीं देंगे कि ये करो। हम उनसे सर काम नहीं कौन से करवाना चाहते, ठीक नहीं करवाना हमें कुछ भी। हमें सिर्फ सर। कंपनी से एक कंफर्मेशन लेना है कि तुमने ऐसा क्यों करा, बस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में दो रिस्पांस क्या हो सकते हैं। पहला रिस्पांस ये होगा, हम कंपनी से जो डायरेक्टर है जिसने भी इन्वेंट्री का काम करा है उससे एक कंफर्मेशन लेंगे कि तूने इन्वेंट्री को कॉस्ट पे क्यों लिखा है, क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजन व्हाई यू हैव रिटन इन्वेंट्री ऑन द कॉस्ट, व्हाट वर द ग्राउंड्स। दूसरा होगा, हम खुद एनआरवी चेक करेंगे, एनआरवी चेक करके हम देखेंगे वेदर एनआरवी जो है वो क्या है एंड किस पे हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये दो हमारे रिस्पॉन्स होंगे कि पहला हम उसकी खुद की कॉस्ट चेक करेंगे और उसके बाद हम एनआरवी चेक करेंगे। ठीक है सर। सर तो एक चीज ये भी ऐड हो सकती है ना कि IS2 के हिसाब से इट शुड बी इन लाइन विद IS2 हाँ अकाउंटिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड। बिल्कुल, वी कैन राइट, वी कैन, ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, इट वैसे इट इट्स नॉट प्रोवाइड्स मैंडेटरी फॉर रिपोर्टिंग यू। डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। उस वो पॉइंट तुम्हारा रिस्पॉन्स में नहीं सही लगेगा, वो तुम रिस्क में लिख सकती हो, विच इज नॉट इन लाइन एज पर IFRS 2 इन्वेंट्री, ओके सर। IAS 2 इन्वेंट्री। बट आई वुड सजेस्ट कि वो चीज मत लिखना, क्योंकि तुमने IAS और तो कोई लर्न करे नहीं है, एक दो ही याद है। तुम एक दो लिखोगी बाकी नहीं लिखोगी, दैट विल क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन। यू कैन सिंपली स्किप द IFRS, यू कैन से एज पर द स्टैंडर्ड्स, एज पर द IAS स्टैंडर्ड्स रादर देन प्रोवाइडिंग द नंबर। ठीक है सर। सर ठीक है ये ना। थोड़ा F7 का है बट मुझे पूछना है, आप एक बार मुझे IFRS 15 समझा सकते हो क्योंकि ऑडिट के उसमें है, मैं थोड़ा कंफ्यूज। IFRS 15 कौन से बताओ, मुझे नहीं याद। रेवेन्यू सर। मतलब रेवेन्यू, हाँ सर, रिवेन्यू। रेवेन्यू का व्हाट आई विल डू, रेवेन्यू का ना कॉन्ट्रैक्ट। मैं आई विल गिव यू एक्सेस टू रेवेन्यूज, जो रेवेन्यू की पूरी वीडियोस है ना मेरी F7 की, आई विल गिव यू एक्सेस टू दैट, बिकॉज रेवेन्यू बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, इट्स नॉट ओनली सर जस्ट मार्केटिंग। ओके सर। सर ठीक बट है ना। जैसे, हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो उसमें वही था, डेफर्ड इनकम, डेफर्ड देखो वो लाइबिलिटी। मैं तुम्हारे को क्रक्स बताता हूँ, वो मैं तुम्हारे को क्रक्स बताता हूँ, वो इनफैक्ट जी। सभी को काम आएगा। वो मेजरली वही पॉइंट आता है तुम्हारा। वो पॉइंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इसमें कैलकुलेशन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करूंगा, कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा तुम्हें। जैसे फॉर ओके। एग्जांपल, किसी पर्सन ने कोई कंप्यूटर सेल करा, ठीक है, ही सोल्ड अ कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर, मैं फिगर्स में क्यों ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज तुम्हें फिगर्स का कुछ नहीं करना, तुमने कोई है तो है नहीं, तुम कंपनी को बोलोगे कि फिगर ठीक करो, तुम्हें तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो राइट। कंप्यूटर सेल करा उसने 10,000 का, और 10,000 के साथ उसने 3 इयर्स की AMC भी प्रोवाइड कर दी। AMC क्या होते हैं, AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, बेसिकली कि हर 3 साल के लिए हम आपको इसकी एनुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ऑन साइड आके हम इसको ठीक करेंगे। इस AMC को कंपनी, खाली AMC अगर सेल करनी है, जिसके पास भी नया लैपटॉप है, अगर उसको AMC सेल करनी है तो कंपनी कहती है हम ये AMC सेल करते हैं 3,000 की, ठीक है। और लैपटॉप की जो कॉस्ट है उनकी, लेट से वो कॉस्ट है 7,000, मैं अभी इसमें प्रोरेट वगैरह कुछ नहीं कर रहा, कि लैपटॉप की 10,000 में कॉस्ट है 7,000 और 3,000 है हमारी AMC।
तो टोटल कॉस्ट में दिस इज द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप यानी कंप्यूटर एंड 3000 इज द एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो पॉइंट इज अगर इस डेट को फर्स्ट डेट को हमारी यहाँ पे सेल होगी इस एसेट की, तो उस डेट पे क्या होगा, अब उस डेट को हमें रेवेन्यू अपनी बुक्स में कितना रिकॉर्ड करना है, जैसे यहाँ पे हमारी कहीं सेल हुई है तो हम यहाँ पे रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, तो रेवेन्यू रिकॉर्डेड वुड बी 7000 के जो हमारा कंप्यूटर सेल हो गया। ये जो 3000 हमें आए हैं वो अभी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, दिस विल बी अ लायबिलिटी फॉर अस, क्योंकि अभी हमने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी। 3 साल की सर्विसेज है तो दिस विल बी अ डेफर्ड रेवेन्यू इनकम, कि अभी हमारी इनकम नहीं है ये, क्योंकि हमने ये पैसे कमाए नहीं है। अगर हमने सर्विसेज ना दी इनको तो शायद ये पैसे उनको वापस देने पड़ सकते। तो हम इस ईयर में अब हम आगे क्या करेंगे, पहले तो रेवेन्यू मेरा हो गया, तो यहाँ पे रेवेन्यू 7000 हो गया मेरा, रेवेन्यू ईयर एंड पे मेरा आ गया 7000। दूसरा, हमने जो ये 3000 की लायबिलिटी है जो स्टार्टिंग में हमने अपना कंप्यूटर सेल किया था, अब जब पूरा साल हो गया, 1 साल हो गया, दैट मीन्स हमने 1 साल की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर दी, राइट पारुल? राइट। अब 1 साल की सर्विसेज उनको दे दी, दैट मीन्स इस 3000 में से जो 3 साल की सर्विसेज थी 1000 का हम काम कर चुके हैं। तो ये 1000 हमारा एक और रेवेन्यू बन जाएगा, तो रेवेन्यू हो जाएगा टोटल 8000, और लायबिलिटी जो हमारी रह जाएगी 3000 में से 1000 का हम काम कर चुके हैं, तो 2000 की हमारी लायबिलिटी रह जाएगी। जो ठीक है चीज सर। ऑन द स्पॉट सेल हो गई उसका कोई हमें फ्यूचर में कोई रोल नहीं है, तो वो तो पूरा रेवेन्यू। जो सर्विसेज हमने दी है, जितनी जितनी सर्विसेज हम कंप्लीट करते जाएंगे उतना उतना रेवेन्यू बनता जाएगा। स्टार्टिंग में जितने पैसे हमने सर्विस के लिए थे उसको बनाएंगे लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसे हमसे वापस ले सकता है। जितना जितना हम काम करते जाएंगे उतना उतना हम लायबिलिटी से निकाल के रेवेन्यू बनाते जाएंगे। अब इस ईयर में हमारा रेवेन्यू कितना होगा, इस ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1000 का मैंने काम और कर दिया। सेल तो पहले ही हो चुका है इस साल, तो सेल तो यहाँ रिकॉर्ड कर दिया मैंने 7000 का, तो यहाँ पे राइट। रेवेन्यू मेरा हो जाएगा 1000 और लायबिलिटी भी रह जाएगी 1000। लास्ट ईयर में दोबारा मैंने 1000 की सर्विसेज दे दी, अब मेरे को इस साल भी 1000 का काम कर दिया मैंने, ये रेवेन्यू हो गया और लायबिलिटी मेरी होगी 0। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है ना, बस मेजरली तुम्हारा जो कवर होगा ना डबल ए में वो इसी चीज के रिगार्डिंग होगा। अब पॉइंट क्या होता है, मैंने क्यों तुम्हें F7 की बात बोली है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे ना कुछ प्रोरेशन आती है। कभी कभार होता है कि जो लैपटॉप है वो 9000 का है, सर्विसेज 3000 की है, तो हमें इसको प्रोरेट करना पड़ता है। तो वो तुम्हें F7 से कवर होगा, बट आई वुड रेकमेंड कि अभी उस चीज पे मत जाओ। ये लॉजिक के बेस पे तुम अपने आंसर्स निकालो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे को और किसी भी रिस्पॉन्स में कहीं पे भी खुद कैलकुलेशन नहीं करनी है। यू हैव टू राइट कि रिकैलकुलेट करेंगे हम, बस। यू डोंट हैव टू से कि ये ऐसे होना था, ये फिगर इतनी आनी थी, ये फिगर उतनी लिखनी थी, ये चीज तुम कभी नहीं लिखोगे कि ये फिगर उतनी आनी थी। तुम बोलोगे गलत फिगर लिखी है, इट विल बी recalculate you will recalculate the revenue, and you will see whether the revenue and liability has been recorded properly as per lease or not। बस ऐसे अपना आंसर लिखो। ठीक है सर। सर ठीक। बेसिकली मैंने जो पीडीएफ बनाए हुए थे पहले से, वो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, वो मेरे को ना कुछ कुछ क्या है ना, रिस्पॉन्सेस वगैरह हो गए, डेफिशिएंसीज हो गए, टीओसी हो गए, वो सब ना कुछ बेसिकली याद है माइंड में। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक हिसाब से शायद मैंने रट भी लिया है इन शॉर्ट, बट ऐसे ऐसे नहीं किया है कि मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं थोड़ा डिटेल में कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करूँ कि तो वहां पे अभी जाके मुझे। टेंशन ना लो, अभी आज की जो क्लास के बाद, अभी जब एक क्लास खत्म हो जाएगी ना, इन द सेंस क्लास खत्म होने से पहले जो तुम्हें मैंने बताना है ना, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो क्वेश्चंस में तुम आंसर लिखोगे ना उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। चल। सर तो मोटा मोटा बहुत- रिस्क में यही है ना, टू IS2 IS16 36 37 38 नहीं नहीं, एंड ऐसा कुछ नहीं, IFRS। बहुत सारे बहुत सारे। बट रिस्क में पेपर कुछ, में। बट मैं वही कह रहा हूँ एग्जाम में आते हैं, बट वी कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन दैट। अभी मैं तुम्हें इस वीक एग्जामिनर रिपोर्ट भी पढ़ने को बोलूंगा, प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स की। तो इस वीक जब तुम चीजें पढ़ोगे ना तुम्हें काफी क्लैरिटी हो जाएगी, काफी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके सर, फाइन। ठीक है आर्य। सर मैंने चैप्टर 14 तक कर लिया है
एंड रिस्क के क्वेश्चंस चल रहे हैं। आज और कल मैं रिस्क के क्वेश्चंस आई फिनिश ऑफ। पर इंटरनल कंट्रोल मैंने टच नहीं किया है। चैप्टर हो गया बट क्वेश्चंस नहीं किए उसके सेक्शन बी के। एंड प्रोसीजर्स आई एम बाय हार्टिंग इंटरनल साइड बाय कंट्रोल साइड। में इंटरनल कंट्रोल में तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल इस चैप्टर नंबर तुम्हारा आई सी इस चैप्टर नंबर तुम्हारा 9। 9 छोटा सा, ये बड़ा नहीं है। मेन 10 बड़ा है तुम्हारा। हाँ सर, जो 9 हो गया है, 10 भी हो गया है। मैंने वीडियो लेक्चर्स देख लिए, पर वो जो इंटरनल कंट्रोल के सेक्शन बी क्वेश्चंस है वो नहीं स्टार्ट किया अच्छा, मैंने सर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के हाँ सेक्शन की। हाँ सर। अच्छा, तुम्हारे को अभी इस वीक थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेक्शन बी के क्वेश्चन अभी तुमने नहीं करे, रिस्क के क्वेश्चन तुमने कर लिए, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स भी नहीं करे। हाँ, ये ठीक, मैं बाय हार्ट कर रही हूँ अभी सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ पहले तुम तीनों को कि तुम्हें इस वीक करना क्या है इस वीक। फिर थोड़ी सी चीजें मैं और बताऊंगा। तो ये मैं सर इंडिविजुअल मैंने रिस्पॉन्स। स्टडी हब भी नहीं किया क्या करिए अभी। पारुल? स्टडी हब भी नहीं किया अभी इस वीक तो। अब बताऊंगा, मैं स्टडी सब बताऊंगा। रिलैक्स हो, रिलैक्स हो। हाँ सर, स्टडी हब ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसके वजह से मतलब किट तो फिर भी हो जाएगा, बट स्टडी हब में बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसकी वजह से यू कैन नॉट टिक ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली। आई टेल यू वन थिंग, टुडे इज 11th। ठीक है ना? आर्या ओके। को शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट पारुल एंड सैफ वुड बी एबल टू डू देयर इंटायर सिलेबस बाय 15th मैक्स। 15th के बाद तुम्हारे पास 15 दिन किस चीज के हैं? हमने जो अपना सिलेबस 15 तक कंप्लीट करा है, वो क्यों करा है? उसका रीजन ही सिर्फ ये है कि रिमेनिंग 15 क्वेश्चन में हम सिर्फ रिमेनिंग 15 डेज में, सॉरी, हम क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं प्रैक्टिस करें स्टडी अप के। वो टाइम कंज्यूमिंग है, आई नो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वही तो टाइम हमें देना है 15 डेज में। 15 डेज में तुम क्या करोगे? सब्सटेंशियल प्रोसीजर तो पूरा दिन नहीं पढ़ते रहोगे ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ते रहोगे ना, इन दोनों के क्वेश्चंस करते रहोगे सिर्फ, तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए 15 डेज में हमें सब कुछ प्लान करना है। तो मैं अभी पूरी प्लानिंग तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीक तक की। दैट मीन्स तुम्हारी जो प्लानिंग होगी हमारी, आज है 11th, तो तुम्हारी 15-16 तक की प्लानिंग बताऊंगा एंड देन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है? तो सारे अपने साथ एक कॉपी पे चाहिए ये चीज लिख लेना। पहला जो मेरा पार्ट मैं बता रहा हूं तुम सबको, दैट इज टिल 15th तुम्हें क्या करना है। तो टिल 15 जैसे सैफ सैफ का चैप्टर नंबर 18 हो गए, एग्जाम के प्रोसीजर्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो सैफ योर नेक्स्ट टारगेट इज तुम्हें टिल 15 चैप्टर नंबर 19 एंड 20 तुम्हें कंप्लीट करने। 90 एंड 20 कंप्लीट करने के बाद इन दोनों के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी क्वेश्चंस, एंड सेक्शन बी जैसे पुराने वाले थे वैसे ही इसके एटलीस्ट तुम्हारे को 5 to 6 सेक्शन बी के क्वेश्चंस, पहले 2 से 3 क्वेश्चंस तुम्हारे को रीड करने, देन एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस तुम्हारे को खुद कंप्यूटर पे सॉल्व करने। क्योंकि ये जो सेक्शन सी, ये जो चैप्टर 19 एंड 20 है, इसका अकेला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा तुम्हारे सेक्शन बी में। लेकिन तुमने देखा होगा जब तुमने प्रोसीजर से क्वेश्चंस करे थे, तो 5-10 जी मार्कर्स का 19-20 में से आ जाते हैं। बिल्कुल। कि बताओ रिटर्न रिपोर्ट में इसका क्या जाएगा, कौन सी रिपोर्ट जाएगी, कैसे जाएगी, वो तुम्हारे को 19 और 20 में आ जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड इसमें थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं, मतलब प्रैक्टिकल है। बेसिकली 19 चैप्टर क्या है तुम्हारा, 19 चैप्टर में तुम पढ़ोगे ऑडिट रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन, गोइंग कंसर्न का इशू है, मटेरियलिटी, वो चीजें तुम यहाँ करोगे। 20 में तुम पढ़ोगे पूरी अपनी जो एंड होता है ऑडिट का, दैट इज रिपोर्ट बनाना, कि रिपोर्ट कैसे बनती है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, किस टाइप की रिपोर्ट्स होती है, कब हम क्या रिपोर्ट देते हैं। तुम्हारे को एग्जाम में रिपोर्ट बनाने को नहीं आएगी, प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट, वो तुम्हारे को AAA में आएगी अगर तुम करना चाहते हो। इसमें रिपोर्ट बनाने को नहीं आएगी, डोंट वरी। लेकिन रिपोर्ट किस टाइप की होती है वो तुम्हारे को यहाँ पे आएगा। तो बहुत अच्छे से समझना उस चीज को, कौन से टाइप की रिपोर्ट होती है, क्वालिफाई, अनक्वालिफाइड, वो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको अच्छे से पढ़ना। मेरे नोट्स अच्छे से साथ में रखना, क्योंकि मैंने नोट्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाए इन चैप्टर्स के। बहुत अच्छे से नोट्स पढ़ना। पढ़ने के बाद सेक्शन ए के क्वेश्चंस तुम्हें पहले करने हैं, उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चंस। और सेक्शन बी में तुम्हारे को जो तुम क्वेश्चन करोगे, दीज आर लाइक कंबाइंड क्वेश्चन। कंबाइंड क्वेश्चन कैसे? जिसमें तुम्हारा हो सकता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आए, हो सकता है तुम्हारा सब्सटेंशियल प्रोसीजर भी आए, हो सकता है इन दोनों के क्वेश्चंस भी आए। सो कंबाइंड क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर्स के तुम एटलीस्ट 4 to 5 अब सॉल्व करोगे कंप्यूटर पे। और ये जब तुम सॉल्व करोगे
तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे सेंड करने ही करने हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम मुझे सेंड ना करो विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन। जितना मर्जी गलत करो डजेंट मैटर, तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन का नाम एग्जाम किट में से कौन सा भेजा है मुझे भेजने हैं। आई विल चेक हर एक के क्वेश्चन ये एंड आई विल टेल यू कि उसमें क्या तुम्हारी कमी है। क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है। अब बात आती है पारुल। अब पारुल तुम्हें क्या करना है टिल 15, तुम्हारे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तुमने सिलेबस करा हुआ है तो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें टिल 15 क्या करना है, सबसे पहले देखो प्रोसीजर चैप्टर के तुमने एग्जाम किट के क्वेश्चंस नहीं करे। तुमने प्रोसीजर यू आर सेइंग तुमने काफी हद तक लर्न कर लिए। आई वुड सजेस्ट गो फॉर चैप्टर 18, 19 एंड 20 फर्स्ट। पहले ये तीनों चैप्टर्स कर लो। अभी क्वेश्चंस मत करो प्रोसीजर्स के। चैप्टर 18, 19, 20 करो। ये करने के बाद प्रोसीजर्स के और इन तीनों के सेक्शन ए क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें पहले, मतलब 11 से लेके 20 तक के सारे सेक्शन ए क्वेश्चंस। देन सेक्शन बी क्वेश्चंस में तुम्हें आना है अपनी बुक की। और जब सेक्शन बी क्वेश्चन करोगी वो तुम प्रोसीजर्स वाले क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर 20 वाले ही कर लेना, उसमें प्रोसीजर्स भी आ जाएंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आ जाएंगे। और तुम्हारे को सेक्शन बी के जैसे मैंने अभी सैफ को बताया है, तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस पहले रीड करने पड़ेंगे और उसके बाद 8 to 10 क्वेश्चंस तुम्हारे को कंप्यूटर पे सॉल्व करने हैं। और उसमें से अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस जैसे मैंने सैफ को बोला है ये तुम्हें मुझे भेजने हैं। दीज क्वेश्चन शुड कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंसिव प्रोसीजर और एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 एंड 20। ये तुम्हारे सर को तो मुझे बेसिकली क्या सर बोल रही वन हो? सेकंड, सर वन सेकंड होल्ड ऑन सर। ये रिव्यू मतलब ये लास्ट है, इसके बाद सिलेबस खत्म हो रहा है, तो सर ये अभी प्रोसीजर्स का तो मैंने निपटा लिया, क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो रिव्यू रिपोर्टिंग के लेक्चर्स निपटा के जो भी एंड के चैप्टर्स रह गए हैं एक अलोंग बात विद बोलूं पारुल, प्रोसीजर्स के बुरा क्वेश्चंस मत, कर दो। एक बात बोलता हूँ पारुल प्लीज बुरा मत मानना। निपटाना जी मत बोला सर। निपटाना होता है कि बस निपटा रहे, खत्म कर रहे। एक होता है पढ़ रहे। तो सॉरी निपटाना सर। वर्ड होता है बुरा मत मानना, मैं वैसे इट्स नो इन अ नो फनी नो, वे। ओके। हाँ, तो चैप्टर नंबर 18, 19, 20 तुम्हें करने हैं पूरे। ये करने के बाद देन कंबाइंड क्वेश्चन करना, क्योंकि देखो तुमने ऑडिट पहले कर रखा है ना? तो पर तुम तो सर फिर साथ ही साथ रिस्क टीओसी नहीं हो पाएगा सर, पीएम भी है मेरा कॉस्टिंग भी चल रहा है। मैं वही चीज तुम्हें कह रहा हूँ ना पारुल। तुम देखो प्रोसीजर की भी तो क्वेश्चन करोगी ना सेक्शन सी के, सेक्शन बी के, अभी वो भी तो करनी है तुम्हें। मैं तो बल्कि जी तुम्हारे को काम कम कर रहा हूँ कि तुम प्रोसीजर के क्वेश्चंस ना करके ये तीनों चैप्टर्स कर लो, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस कर लो। वो तो मैंने बल्कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर कम किया। अभी तुम प्रोसीजर के क्वेश्चन करोगी 2 से 3 दिन लगा के, उसके बाद फिर तुम ये चैप्टर करोगी। ये करने के बाद फिर जैसे मैंने अभी सैफ को बताया ये चीज करोगी। इसमें तुम्हारे को और प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है कि तुम अभी सिर्फ प्रोसीजर्स वाले चैप्टर के अभी कुछ ना करो, डू दीज चैप्टर्स एंड उसके बाद सीधा एक दिन लगा लो। तुम क्या करो, तुम चैप्टर नंबर 18, 19, 20 पढ़ लो, इसके सेक्शन ए क्वेश्चंस कर लो। इन तीनों को पढ़ने में इट विल टेक हार्डली 2 days। 18 तो बहुत ही छोटा सा है, 19, 20 को वैसे मतलब यू कैन डू 18 एंड 19 इन 1 day एंड 20 इन द नेक्स्ट डे। ये करने के बाद सीधा सेक्शन ए क्वेश्चन उठा लो 11 चैप्टर्स के। तो तुम देखो एक दिन तुम्हारा इसमें लगा, एक दिन तुम्हारा इसमें, इसी के साथ तुम एग्जाम किट भी कर सकती हो। उसके बाद 2 दिन तुम्हारे लग जाएंगे इन क्वेश्चंस को करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो अल्टीमेटली देखा जाए 4 दिन तुम अगर अभी करो, 4 दिन पूरे दे दो अपने इसको ऑडिटिंग को, तो तुम्हारी काफी तैयारी हो जाएगी। पीएम को तुम ये बना लो दिन में मुझे अगर 10 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है, 8 में से 5 घंटे मुझे जो है वो पढ़ना है मुझे डबल ए, और 3 घंटे मुझे पढ़ना है पीएम। उसके आगे क्या होगा, तुम पीएम को टाइम ज्यादा दे देना क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ज्यादा है। उसके बाद चाहे ऑडिटिंग को टाइम थोड़ा सा कम दे देना क्योंकि तुम्हारी यहां तक काफी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, ये चीज सर तुम्हें करनी है। ये अभी पास्ट ये ईयर पे स्टार्ट कर दो ना, आप यही कहना चाह रहे हो ना, कंबाइन उसमें सारे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बिल्कुल मतलब बिल्कुल कंबाइन बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है सर, गॉट इट, फाइन। चलो एंड स्टडी हब का क्या करना है? बताऊंगा। अभी अभी वो तीनों को बताऊंगा स्टडी हब का। अभी तो अभी मैंने क्या बोला है, अभी मैंने तुम्हें बताया टिल 15 होगी। ठीक है, तो इसके ओके आगे सर, क्या करना है वो मैं बताऊंगा। सब प्लान है, एवरीथिंग इज प्लान। ठीक है ना? ओके सर। अब आर्या तुम्हें क्या करना है? आर्या देखो एक चीज थोड़ा सा एज लाइक यू आर लैगिंग बिहाइंड, तो यू हैव टू बकल अप। ठीक है ना? तो यू आर एट चैप्टर नंबर 14।
तो तुम Yes, sir. कोशिश करो कि टिल 4 days फ्रॉम नाउ तुम कंप्लीट टिल चैप्टर नंबर 17। पहले तो अपने जो तुमने टीओसी के सेक्शन बी के क्वेश्चंस नहीं करे, तुम्हें ये भी करने, ये Okay, sir. मेजरली तुम्हें करने, ठीक है। तो इसमें तुम अपना हाफ डे लगाओ या एक दिन इसमें लगाओ। उसके बाद जो तुम्हारे प्रोसीजर है, तुमने 2 चैप्टर्स पढ़ ही लिए हैं, 12 13 14 पढ़ ही लिए हैं, तो तुम्हें पता चल गया प्रोसीजर्स। तुम्हें मैं नहीं कहूंगा रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स लर्न करने ही पड़ेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनको मैं अगर बोलूँ हाँ, sir. तो तुम क्या करना कि तुम तीनों स्टूडेंट्स जो मेरे नोट्स है ना उनका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, सबसीजर्स के जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका प्रिंट आउट निकाल के इनका एक अपने जहां तुम पढ़ते हो वहां पे प्रिंट निकाल के रख लो। रोज का टारगेट बना लो, सोने से पहले उठने के बाद एक बार प्रोसीजर्स आधा घंटा लगा के सारे पढ़ने। आधा घंटा सिर्फ आईज के आगे से एसेट्स का कंप्लीटनेस, ये उसका ये उसका ये उसका ये। रोज का अपना टारगेट बना लो कि रोज तुम्हें दो चीजों का, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के मैंने तुम्हारे को बताया हुआ है कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने बताया था जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर तो तुम्हें 6 से 7 पेज बनेंगे। उन 7 पेज का रूल बना लो टिल योर एग्जाम। एवरी डे यू हैव टू रीड देम, डोंट लर्न देम, कि तुम्हें हर रोज लर्न नहीं करना, रीड देम। उठने के बाद एक बार उठो, फ्रेश हो जाओ, एक बार पढ़ लो आधा घंटा लगा के, सोने से पहले उनको पढ़ लो, बस पढ़ना है टिल योर एग्जाम। दैट वे तुम्हारा एक टेंशन खत्म। सबने करना है चीज, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आर्य की आती है, स्पेसिफिकली आर्य ने क्या करना है, तो टिल 15 तुम कंप्लीट करना। एक तो अपनी चैप्टर नंबर 17 पहले ये करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के क्वेश्चंस, फिर चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट करना, और तुम्हें सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के भी क्वेश्चंस करने हैं सेम वे जैसे कि मैंने सैफ को बताए थे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि तुम लिख सकती हो, तुम्हारे को 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे भेजने। तो मुझे हर स्टूडेंट से इस वीक एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए प्रोसीजर्स के। सैफ और पारुल का तुम्हारे 19-20 सारे कंबाइंड, और आर्या तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली फॉर प्रोसीजर्स। Okay, sir. सबको क्लियर है ये चीज? सर प्रोसीजर्स मैं रोज ऐसा 2-3 लर्न कर रही हूँ, हाँ ठीक बट है, ठीक है। मैं ऐसा सेपरेटली उसको टाइम नहीं दे रही हूँ। लाइक फर्स्ट थिंग आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई डू 3 प्रोसीजर्स. बस बस बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, यही करो। आर्या आर्या बेसिकली प्रोसीजर्स मोस्टली 70-80% याद ही कर लो, हाँ, लर्न। एग्जैक्टली, इट्स लर्निंग ओनली, प्योर लर्निंग. पर एंड हाँ, रिस्क सर, मैं भी मैं बताऊं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं एक्चुअली ऑडिट करता था, आई, क्योंकि जब मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगा ना शायद तुम्हारे को इसका थोड़ा सा एक फायदा हो। देखो जब मैं एक्चुअली ऑडिट करने जाता था, मैं सीए फर्म में जब था, तो प्रोसीजर्स हमें भी पता, हमें भी हमारे सीए ने क्या किया हुआ था, हमें प्रिंट निकाल के दिए हुए थे कि ये सारे प्रोसीजर्स हैं, इस तरीके से तुम्हें ऑडिट करना है। तो मैं क्या करता था, जब भी हमारा ऑडिट सीजन आता था जो मई जून जुलाई अगस्त का होता है, तो मैं क्या करता था, वो प्रोसीजर जैसे अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं रोज सुबह पढ़ता था। फिर जब मैं ऑडिट करने जाता था, क्योंकि वहां पे साथ में सीए भी होता था, ये भी, तो हम ऐसे नहीं है कि कॉपी में से देख के और प्रोसीजर चेक कर रहे हैं। तो मैं क्या, जब पहले दिन तो मैं लर्निंग पे गया, सेकंड दिन जब मैं एक्चुअली ऑडिट करके आया, पिछले दिन जब ऑडिट करके आया, तो मुझे समझ आया कि ये प्रोसीजर्स जैसे तुम पढ़ रहे हो अभी अभी, एक्चुअली द पॉइंट इज इट इज एक्सपेक्टेड कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या मे बी इसके बाद यू विल स्टार्ट योर पीईआर। तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करोगे। तो तुम इस तरह से तुम्हें इसको लर्न करना है कि अगर तुम किसी कंपनी में जाओ, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ये पता है एग्जाम्पल, तुम अगर अपने कोचिंग सेंटर जाते हो या तुम कहीं मार्केट जाते हो, अपने फ्रेंड के घर जाते हो, तो तुमने, ध्यान से सुनना, तुमने वहां जाने का जो एड्रेस है, वे है, लोकेशन है, उसका रट्टा नहीं मारा है कि पहले लेफ्ट मुड़ना है फिर राइट मुड़ना है फिर लेफ्ट मुड़ना है फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर आगे फिर ये, तुमने कहीं रट्टा नहीं मारा। तुम 3-4 बार वहां जाके आए, तो तुम्हें वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में याद हो। सेम भी जो ये प्रोसीजर्स हैं ये लर्निंग, लेकिन ये प्रोसीजर्स तुम्हें ऐसे रट्टा नहीं मारने के इसमें सिर्फ ये हो सकता है। तो तुम रोज जब पढ़ोगे ना, तुम इसकी चीज सोच के पढ़ो कि तुम जब प्रैक्टिकली किसी का एसेट या कैश चेक करने जाओगे, तुम सोचो तुम आज उठ के, आज तुम्हारा ऑडिट है और तुम्हें किसी का कैश चेक करना है, तो मुझे ये पॉइंट याद रखना है, कैश में ये भी चेक करना है वो भी चेक करना है। तुम इस तरह से पढ़ोगे ना हर रोज उठ के, तुम्हें सारे प्रोसीजर्स याद हो जाएंगे, एंड जब तुम एग्जाम में लिखोगे ना, तो भी तुम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आंसर लिखोगे कि हम उससे इस तरह से ये चीज मंगाएंगे, ये रिव्यू करेंगे, ये चेक करेंगे,
ये वेरीफाई करेंगे, उस तरह से तुम लिखोगे। एक चीज सबने जो क्रक्स याद रखना है इसका, प्रोसीजर्स का, सब्सटैंटिव प्रोसीजर का, तुम जो प्रोसीजर्स लोगे, तुमने कोई भी चीज खुद डिसाइड नहीं करनी है। यू आर नॉट देयर टू डिसाइड एनीथिंग। तुम हर चीज का प्रूफ कलेक्ट करने जा रहे हो। तुम्हारा काम क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स दी हैं कंपनी ने, तुम्हें प्रूफ चेक करना है, सारा एग्जिस्ट एविडेंस चेक करने हैं कि वो सारी फिगर सही है कि नहीं। तुम ये नहीं बोलोगे कंपनी को कि ये जो चीज है ये आपने गलत लिखी है तो इसको ठीक करना चाहिए। ये कोई प्रोसीजर नहीं होता। हम सिर्फ ये बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एसेट की, तो हम क्या बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है, तो हम डेप्रिसिएशन का रेट, हमें पता चला कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो गलत है, कंपनी ने गलत लगाया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज एट रॉन्ग रेट, तो इट शुड बी रीकैलकुलेटेड एंड अपडेटेड इन द बुक्स। दिस इज नॉट अ प्रोसीजर। हम कुछ ठीक कराने के लिए नहीं बैठे कंपनी में। हमारा काम ठीक कराना नहीं है, वो इंटरनल ऑडिटर का काम है। हमारा काम है चेक करना और एंड में चैप्टर नंबर 20 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट देना कि हमने जो चेक करा और वो हमने एविडेंस चेक करे तो हमें ये चीज पता चली कि ये गलत है। एज पर एविडेंस फिगर अलग है, एज पर ये फिगर अलग है, ये बताना। हमें मैनेजमेंट को ये नहीं बताना कि तुमने ठीक किया कि गलत किया। तो इस केस में क्या होगा कि हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल आस्क द मैनेजमेंट कि उसने डेप्रिसिएशन किस बेस पे लगाई। अब सोचो तुमने मैनेजमेंट से ये नहीं पूछा डेप्रिसिएशन किस बेस पे लगाई, तुमने प्रोसीजर लिख दिया, यू जस्ट रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन। जस्ट प्रैक्टिकली बता रहा कि तुमने डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करी, रिकैलकुलेट के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस जो है वो तुमने अपनी 20 चैप्टर के अकॉर्डिंग रिपोर्ट में दे दिया कि डेप्रिसिएशन में डिफरेंस, ये तुमने बना के दे दिया ऑडिट रिपोर्ट। अब होगा क्या, कल को वो बंदा खड़ा हो सकता है मैनेजमेंट वाला, वो बोलते थे तुमने रिपोर्ट बना के दे दी हमारे अगेंस्ट, तुम पहले हमसे तो पूछ लेते, हमने 15 या 20% किस रेट पे लगाया। ये देखो स्पेशल नोटिफिकेशन आई हुई थी इन स्पेसिफिक एसेट्स के लिए, उसके लिए हमने लगाया, तुमने पूछा क्यों नहीं मुझसे। तो हमारा पहला काम क्या होगा, वी विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट the reason why they have calculated depreciation on this rate. If required, we take a written representation from them. Second, calculate the depreciation as per that and as per the information available to us, and check if depreciation is written right or wrong, whether the financial whether the non-current assets is written at a proper figure or not. इस तरीके से तुम्हें अपना आंसर फ्रेम करना है, प्रैक्टिकली सोच के। मुश्किल कुछ नहीं है, बट ये सोचना ऑडिट के जो भी प्रोसीजर्स तुम जब भी लर्न करोगे, योर थॉट प्रोसेस वुड बी कि तुम्हें आज वो जाके ऑडिट करना है और हर तरीके से अपने आप को सेफ रखना है कि तुम अगर दे रहे हो कि ये चीज कंपनी ने गलत लिखी है तो तुम्हें कोई क्वेश्चन ना कर सके कि तुमने गलत क्यों किया। दिस इज द ओनली वे टू लर्न एंड राइट प्रोसीजर्स। और अगर तुमने इस सोच से कोई भी प्रोसीजर लिखा, ACCA कैन नॉट डिडक्ट अ सिंगल मार्क फ्रॉम, क्योंकि उनको यही चेक करना है तुम्हारा इंटेंट क्या है। प्रोसीजर्स में बच्चे क्या लिखते हैं, रिव्यू डेप्रिसिएशन। ये कोई डेप्रिसिएशन, रिव्यू डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिटेल में बताओ कैसे रिव्यू करोगे, क्या करोगे, किससे कंपेयर करोगे, ये चीज। सर मैं ठीक है, कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में। ये सेफ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने क्वेश्चंस किए थे प्रोसीजर्स के, तो उसमें मोस्टली जो प्रोसीजर हैं, लेट्स सपोज वैल्यूएशन के, रिसीवर्स के या नॉन करंट एसेट्स के, वो क्वाइट सेम होते हैं। लेकिन जो इशू आता है वो आता है लिंकेज का। क्वेश्चन से लिंकेज जब करते हैं तो उसमें इशू आता है। तो इसलिए सर लर्निंग काम नहीं आती सर उधर। तो अगर आप मैं जस्ट वही लर्न बता रहा करोगे हूँ, तो वो प्रोसीजर इशू हो सेम है जाएगा। चीजों के, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको फ्रेमिंग अलग करनी पड़ेगी तुम्हें। जी सर बिल्कुल, लिंक लिंक करना फिर बड़ा मुश्किल हाँ, रहता है सर। लर्निंग करनी पड़ेगी, मैं नहीं कहूंगा लर्निंग नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता कि कंप्लीटनेस या वैल्यूएशन तुम कैसे कर सकते हो, इफ यू डोंट नो दैट, तो यू कैन नॉट फाइंड अ जी सॉल्यूशन। तो लर्निंग तुम्हें तभी, मैंने जो अपने नोट्स दिए हुए ना, मैंने उसमें क्रक्स बताया हुआ है कि ये तरीका है कि इसको तुम कैसे चेक कर सकते हो शॉर्ट में, ये करो वो करो। उसको डिटेल में यू हैव टू राइट एज पर द क्वेश्चन। तो लर्निंग भी करनी है और प्रैक्टिकल आंसर्स भी देने। जी। क्लियर है guys सबको? सर आप जैसे अभी एग्जाम्पल समझाए वो समझ आ गया प्रोसीजर का, बट ये हम अगर इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे मार्क्स नहीं कट हो जाएगा? आई मीन मैंने टर्मिनोलॉजी का भी फर्क पड़ता देखो, है ना मैंने पेपर। अभी क्या है, मैंने तुम्हारे को बुकिश आंसर नहीं दिया अभी, मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल आंसर्स अच्छा। दे रहा हूँ कि कैसे हम आंसर ओके। फ्रेम करेंगे। अब वो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के तरीके से आई आल्सो फ्रेम द आंसर ना। ओके मेरा जो सर। आंसर था, इट वाज नॉट फॉर कि तुम एग्जाम में क्या लिखोगे, मेरा आंसर था कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि तुम्हें किस तरह फ्रेम करना है।
डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना इज द प्रोसीजर। किस बेस पे रिकैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, वो मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया। अब तुम एग्जाम क्वेश्चन में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग इस चीज को लिखोगे। और वो लिखने से पहले जब तुम क्वेश्चंस रीड करोगे, व्हेन यू विल रीड, मैंने बताया था 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे आई हैव रिटन हियर 2 से 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने हैं। जब तुम 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ोगे, आई वुड एक्सपेक्ट कि जो तुम पढ़ोगे ना क्वेश्चन प्रोसीजर्स के, कोशिश करना क्वेश्चंस हम्म। अलग अलग प्रोसीजर्स के पढ़ो। मतलब ऐसा ही नहीं है कि एसेट के ही प्रोसीजर पढ़ते रहो या इन्वेंट्री के ही पढ़ते रहो। एक क्वेश्चन करना जिसमें इन्वेंट्री और एसेट का प्रोसीजर हो, वो कर लेना जो रीडिंग वाला है। नेक्स्ट पढ़ना जो तुम्हारा जैसे रिवैल उसका रिसीवेबल्स रिसीव का हो गया और बैंक रिसीवेबल। का हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स वाले क्वेश्चंस पढ़ना, पहले क्वेश्चन देखना, अपने माइंड में सोचना क्या चेकिंग हो सकती है, उनका आंसर वर्ड टू वर्ड पढ़ना। उनके आंसर्स में ना, उनके जो आंसर्स हैं उसमें सबसे पहले क्रक्स बताया हुआ है कि कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, इसको मत पढ़ना, क्योंकि वो सिर्फ इन्होंने क्रक्स बताया हुआ है। नीचे पूरी प्रॉपर आंसर बुक के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ठीक है, ये चीज तुम्हें इस वीक करनी है तीनों। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज, जैसे आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में तुम्हारे को एक चीज बताई थी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, जो मेरी द डेट वुड बी 18th को आई वोंट बी एबल टू टेक क्लास, यू रिमेंबर? सर आपको शायद कहीं जाना है काम से। राइट, 18th को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा बिकॉज 18th को आई हैव टू गो आउट ऑफ इंडिया। तो मैं शायद मैसेजेस वगैरह का भी रिप्लाई ना कर पाऊँ फ्रॉम 15th to 21। इन दिनों तक मैं ज्यादा मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। बट इन दिनों के लिए मैंने तभी प्लान किया था कि 15 तक तुम्हारे सारा हो जाएगा। ये चीज मैं तुम्हारी मैं हेल्प कर दूंगा। अब बात आती है तुम्हें 15 to 21 में क्या करना है, इन दिनों में तुम्हें क्या करना है। तो माई टारगेट, मैं तुम्हें अपना टारगेट बताता हूं। मैंने जैसे जो मैराथन वीडियोस हैं, मैराथन वीडियोस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं टिल चैप्टर नंबर 8। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं 15 से पहले एटलीस्ट, अगर प्रोसीजर्स को छोड़ के भी, क्योंकि प्रोसीजर्स तो लर्न ही करने हैं, प्रोसीजर्स को छोड़ के भी जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं और जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं, इन 5 चैप्टर्स की वीडियो तो मैं बना के तुम्हें दे ही दूं, क्योंकि प्रोसीजर्स तो एनी विच वे यू हैव टू लर्न। तो माई टारगेट इज कि वो मैं तुम्हें दे दूं। तुम्हें इन दिनों पे क्या करना है, तो मोस्टली मेजरली क्या होगा, सिर्फ आर्या है जो चैप्टर नंबर 17 तब तक क्लियर कर लेगी 15 तक। तो आर्या तुम क्या करना, नेक्स्ट 2 डेज लगा के, नेक्स्ट टू मैक्स 3 डेज लगा के कोशिश करना 18, 19, 20 और इसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस कर लो। दैट मीन्स योर टारगेट इज के बाय 18 यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस विद ऑल सेक्शन ए क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम सेक्शन बी क्वेश्चंस। सर मुझे एक डाउट था, ये एक दिन में हाउ मच टारगेट शुड आई कीप फॉर सेक्शन बी क्वेश्चंस, और कैसे करूं मैं, लाइक 2 देखो एक दिन में पीओसी के और 2 प्रोसीजर्स के, ऐसे करूं या फिर एक एक ही दिन में, टैकल करूं? पता है क्या है, जो तुम सेक्शन बी के क्वेश्चंस करोगी ना, अभी तो चलो तुम सिर्फ टीओसी के ही करोगी क्वेश्चंस हाँ। अभी के लिए। हाँ लेकिन जब सर। तुम आगे बढ़ोगी ना तो क्वेश्चंस कंबाइंड होंगे, उसमें टीओसी भी मिलेगा तुम्हें, सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी मिलेगा। जब तुम ये पढ़ोगी चैप्टर नंबर 20 तक, तो तुम्हें टीओसी, सब्सटेंसिव प्रोसीजर और ये रिपोर्ट्स वगैरह सारे कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे। ओके। तो यू हैव टू गो लाइक दैट ओनली। और ओके एक सर। दिन में कितने क्वेश्चंस करने हैं, मैं तो कहूंगा देखो, इफ यू हैव टाइम, गिव 7 to 8 आवर्स। 2 घंटे लगाओ, आधे घंटे का ब्रेक, या 1 घंटे का ब्रेक। 2 घंटे लगाओ, 1 घंटे का ब्रेक, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे का ब्रेक, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे का ब्रेक, तो टोटल 10 आवर्स हो गए तुम्हारे। 10 आवर्स में से, पर और 10 आवर्स से स्टिल वी हैव टाइम 12 आवर्स हो फॉर गए। आल्सो। क्या चीज? सर तो कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं एक दिन में मैक्स? 4। अच्छा ओके। 4 हो सकते हैं। यू कैन डू 4 क्वेश्चंस इनिशियली, जो तुम्हारे टिल 18 तक है। इसके बाद तुम्हारे को जब तुम इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड कि हम 1 आवर में एक क्वेश्चन कर सकें। नहीं सर, और बट अगर ऐसा प्लेन रीडिंग करना हो, लाइक रिस्क तो आई सॉल्व ओनली 2 3 आई थिंक, एंड बाकी आई एम रीडिंग, क्योंकि रिस्क इज थोड़ा एफआर से रिलेटेड और मैं एफआर भी कर रही हूँ विथ ऑडिट। नहीं, तो दैट्स राइट। मैं बताऊं एक चीज, मैं बताता हूँ, यू आर डूइंग राइट कि यू आर रीडिंग, बट रीडिंग के साथ साथ ना, रिटर्न जो है, दैट मीन्स कंप्यूटर पे सॉल्व करना, ये बहुत जरूरी है। होता क्या है, तुम्हारे को आई टेल यू व्हाट हैपेंस, ये सारे स्टूडेंट सुनना। होता क्या है, तुमने रिस्क का एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हारे माइंड में आइडिया सा होगा एक रिस्क का, कि हाँ ये है वो है, आइडिया है।
उसके बाद तुमने कहा चलो अब सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तुमने सॉल्यूशन रीड करा। व्हेन यू रीड द सॉल्यूशन ना, तुम क्या कहोगे कि हाँ मैंने जो आइडिया सोचा था वही है, और तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने यही पॉइंट मैंने सोचा था, यही इन्होंने लिखा हो। रीडिंग में ये इशू आता है। अभी के लिए जो पहले 3-4 क्वेश्चंस रीड करने को मैं बोलता हूँ वो ये होता है कि तुम पॉइंट्स क्लियरली समझ पाओ, और इन्होंने क्या वर्डिंग्स लिखी हुई हैं, क्या क्या वर्ड्स को फोकस किया हो। जैसे जब तुम पढ़ोगे क्वेश्चंस, रिव्यू, मैं खुद भूल गया मैं लिखा हुआ, रिव्यू, वेरीफाई, कंफर्म, ये सारे वर्ड्स तुम देखोगे बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। रादर देन राइटिंग विल चेक एवरीथिंग, विल डू सब्सटेंसिव चेकिंग फॉर दैट, इस तरह से हम, वी कैन नॉट चेक 100% कभी भी, पूरा 100% कभी चेकिंग नहीं हो सकती। विल नॉट राइट विल चेक 100%, वी विल डू सब्सटेंसिव डिटेल टेस्टिंग इन दैट। वो तो वो तुम्हें सॉल्यूशन से मिलेगी। व्हेन यू रीड 3 क्वेश्चंस, इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन रीड करने हैं। अब उसके बाद जब तुम क्वेश्चन लिखने बैठोगी, पहला जब तुम क्वेश्चन लिखने बैठोगी ना, तुम्हारे माइंड में थॉट तो है बट वो वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, और तुम्हारे को होगा कि यार मैं कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन देख लूं। तुम्हें बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं देखना, चाहे गलत मदद लिखो लेकिन लिखो, पूरा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली लिखो। इट विल टेक 1.5 आवर्स फॉर यू, राइटिंग स्पीड भी स्लो होगी, सब कुछ होगा, ये चीज तुम्हें करनी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे ऑफिस में आई हैव अ ऑफिस बॉय, ओके, मैंने आई हायर्ड हिम लास्ट मंथ ओनली, जस्ट टू चेक द टाइपिंग स्पीड। व्हाट आई डिड इज आई गेव हिम अ कॉपी एंड आई आस्क्ड हिम टू कॉपी पेस्ट व्हाटएवर इज रिटन, ही इज डूइंग दैट, एंड उसकी टाइपिंग स्पीड अब लिटरली बहुत तेज होगी। मतलब टाइपिंग स्पीड जो है वो 10 दिन में तुम्हारी बढ़ सकती है। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब तुम ये क्वेश्चंस लिखोगे ना, पहले तुम्हारी गलतियां होंगी लेकिन तुम्हारी टाइपिंग स्पीड ठीक होती रहेगी यहाँ पे। जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे को और बेटर होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट में क्या होगा, तुम्हारे को एग्जाम में क्या लिखना है, तुम्हारे को माइंड में थॉट्स भी आने चाहिए, थॉट्स को तुम्हें वर्ड्स में कन्वर्ट भी करना है, और वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसको टाइप भी करना है। कॉपी में लिखना हो तो हम इधर उधर करके लिख देते हैं, थोड़ी राइटिंग इधर उधर करके, थोड़ा सा वर्ड तिरछा तुरछा लिखे कि किसी को समझ ना आए, लेकिन कंप्यूटर में टाइप करने के लिए पहले तुम्हें थॉट आना चाहिए, क्या क्या होगा, उसको तुम वर्ड्स में एक्सप्रेस करोगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, कैसे डिटेल में लिखना है, कैसे क्वेश्चन से लिंक करना है, एंड देन तुम उसको टाइप करना शुरू करोगे। ये तीनों चीजें तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस से ही होंगी। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यूट्यूब के लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर ऑडिटिंग जस्ट बिकॉज दे से कि हम टाइपिंग बहुत स्लो थी हमारी, हम एग्जाम पूरा ही नहीं कर पाए, आता सब कुछ था, हमारा 25-30 मार्क्स का छूट गया पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑडिटिंग में इशू आता है कि उनका पेपर ही छूट जाता है क्योंकि वो उनकी टाइपिंग स्पीड स्लो थी। एंड मैं नहीं चाहता कि जून में तुम में से कोई भी अगर एग्जाम दे तो ये इशू किसी को आए। क्वेश्चन नहीं आता दैट इज स्टिल जेन्युइन कि हाँ क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अगर आता जाता क्वेश्चन टाइपिंग स्पीड की वजह से रहेगा, ये गड़बड़ है। तो इसीलिए स्टार्ट टाइपिंग द क्वेश्चंस। इनिशियली यू माइट राइट अ क्वेश्चन इन 1.5 आवर्स, कोशिश करो नेक्स्ट वाला एक टारगेट सेट कर लो, अब तुम्हें 1.4 में करना है, देन 1.2 में, देन 1 आवर। ये चीज तुम्हें करनी है टिल योर, अभी जो मैं बताऊंगा इस वीक के टारगेट्स में। आर्या Okay? आर्या सर सही कह रहे सर, मेरे साथ भी यही शो हो चुका है प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। अभी क्या होता था, मैं पहले ना रीडिंग में ज्यादा फोकस करती थी, जितने भी पीडीएफ वगैरह बनाए थे रीड कर लो लर्न कर लो, और फिर उसके बाद राइटिंग की बात आई तो मतलब लास्ट में 1 हफ्ता प्रैक्टिस कर लिया राइटिंग, या 1-2 हफ्ते, फिर उसके बाद पेपर में मेरे भी सर ऐसे छूटे 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के आते हुए क्वेश्चंस छूटे हैं, तो उस ये वजह से होता है, वो। मैं बिल्कुल जी। नहीं चाहता ये किसी के भी साथ हो, तुम्हारे किसी के भी साथ हो। दैट्स वाई मेरा टारगेट यही है कि तुम इतनी रिटर्न प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारे एंड से तुम्हें ये हो क्या, 20 मार्कर 15 मार्कर वाले क्वेश्चन तो अगर वो हमारे 60 मार्कर है ना, उसमें से मेरे 60 में से 40 तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए 40, बाकी रहे 30 में से इजीली यू कैन स्कोर 20, तो 60 मार्क्स तो तुम्हारे वैसे ही बन रहे हैं। बाकी इट्स टोटली अप टू योर करेज कि तुम इससे ऊपर कितने स्कोर करना चाहते हो। मिनिमम तुम्हारे को है ना 60-70 मार्क्स से तो कम आने ही नहीं चाहिए मेरे, ठीक है। अब सुनो, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि मैंने आज एफआर की क्लास थोड़ी जल्दी करी हुई है। देखो, यस। अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, जैसे मैंने सबको बताया था, तो आर्या यू क्लियर कि तुम्हारे को बाय 18 तक यू हैव टू कंप्लीट दिस सिलेबस, यस सर। ठीक है। तो 15 to 20 मंथ में अब तुम सबको क्या करना है, एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम ये क्वेश्चंस कर चुके हो, तो 15th टिल योर सेकेंड, 15th टिल सेकेंड, ये तुम्हें क्या करना है, अभी जो ये चीज बतानी है,
वन क्वेश्चन every day on ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। ये तुम्हें रोज करना टिल योर एग्जाम। हर रोज तुम्हारे को एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म वाला करना है। उसमें तुम्हारे को पास पेपर्स बहुत सारे मिलेंगे पिछले 3-4 अटेम्प्ट के। तो तुम 3-4 अटेम्प्ट के मान के चलो, कम से कम तुम्हारे को 8-10 क्वेश्चन प्रीवियस अटेम्प्ट के होंगे। तो सबसे पहला टारगेट तुम्हें क्या कंप्लीट करना है? ऑल प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला टारगेट तुम्हें करना है कि प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चंस तुम्हें कंप्लीट करने हैं। उसका रीजन क्या है प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चंस के कंप्लीट करने का? कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन करके जाता है पूरे प्रॉपर सॉल्व करके, वो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घूम फिर के इधर उधर से काइंड ऑफ सेम ही आता है। मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल सेम आता है, बट क्वेश्चंस का टाइप, लैंग्वेज, क्योंकि तुम जब ऑडिटिंग का एग्जाम देने जाओगे तुम्हें डर होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, लैंग्वेज क्या होगी। लेकिन जब तुम प्रीवियस अटेम्प्ट के, यहाँ पे तुम्हें सेक्शन बी के क्वेश्चन ही मिलेंगे, जब तुम सेक्शन बी के प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारा आधा तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा कि मैंने देख ही लिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ के डर लगेगा, लगेगा डर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ो, नेक्स्ट दोबारा करो। तो ये तुम्हारे को प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेक्शन बी के। 15 से रोज तुम्हें ये चीज स्टार्ट करनी है। आर्या यू विल स्टार्ट फ्रॉम 18 वन बट यू ऑल पास हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 15। वन पास ईयर पेपर सॉल्व करना है ना, वन क्वेश्चन या वन होल पेपर? वन क्वेश्चन एवरी डे। होल पेपर नहीं कर सकते, पेपर ही 4-5 होंगे। अच्छा। तुम्हें एक सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है हर रोज सॉल्व करना है। जैसे एक, अभी चीजें और भी हैं, आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, ये तो तुम्हें करना ही करना है। ओके। इसके अलावा अब बात आती है तुम्हारे को 15 से, जो हमारा नेक्स्ट वीक है, दैट इज 18 को क्लास नहीं होगी, तो 15 टू 21 तुम्हें क्या करना है? 15 टू 21, या मैं 25 कर लेता हूँ, 15 टू 21 या 25 और या 22 तक कर लेता हूँ, उसके बाद हम एक और क्लास बीच में कर लेंगे। 15 टू 22 तक तुम्हें क्या करना है? ये तो तुम्हें करना ही है। यहां पे सबसे पहले यू विल रिवाइज इंटायर सिलेबस फ्रॉम मैराथन वीडियोस, नोट्स। तुम्हें मैराथन वीडियोस और नोट से पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। उसके बाद तुम्हारे को एवरी डे 5 चैप्टर्स सेक्शन ए क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हारे को इन दिनों में एवरी 5 चैप्टर्स, 5 के ग्रुप के सेक्शन ए क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हें हो सकता है सेक्शन ए में तुम्हारे को सेक्शन ए क्वेश्चंस में तुम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, अभी क्विज़ मत करना, गो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं 5 चैप्टर के। जैसे तुमने आज का सोच लिया कि मुझे आज 5 चैप्टर्स रिवाइज करने, फर्स्ट 5 चैप्टर्स, उनकी वीडियो मेरी 2-1 घंटे की, 2 घंटे की वीडियो देखी, अगर आता है, चैप्टर पढ़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं रिवाइज करने की, सीधा गो थ्रू माय नोट्स एंड नोट्स में से वो चैप्टर वर्ड टू वर्ड पूरा रिवाइज कर। रिवाइज करने के बाद एसीसी स्टडी हब पे जाओ, एसीसी स्टडी हब पे जाओ, और स्टडी हब पे जाके हर रोज 5 चैप्टर के तुम्हारे को सेक्शन ए के क्वेश्चंस करने हैं। इट माइट टेक 2 to 3 आवर्स फॉर यू। तो 2 आवर्स इसमें, 2 to 3 आवर्स इसमें, 2 to 3 आवर्स इसमें, 1 आवर इसमें, तो 6 to 7 आवर्स तुम्हारे को टिल 22 तुम्हें करना ही करना है। 22 तक इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम्हारे 6 से 7 सेक्शन बी के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे सारे जो सेक्शन ए वाले क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे स्टडी हब से रिवाइज हो जाएंगे, एग्जाम किट तुम ऑलरेडी कर चुके हो। वो सब करने के बाद 23rd को यू विल गिव अ मॉक एंड सेल्फ इवैल्यूएट। तुम सेल्फ इवैल्यूएट करोगे एक मॉक, और वो मॉक कौन सा करोगे? वो तुम करोगे जो एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे दिए हुए हैं। इसमें भी तुम्हारे को मॉक्स मिलते हैं, 2-3 मॉक्स होते हैं उसमें, प्रैक्टिस पेपर्स बोला जाता है उनको। तो तुम्हें वो प्रैक्टिस पेपर एक सॉल्व करना है। उसमें नहीं सॉल्व करोगे, तुम अपनी वर्ड डॉक ओपन कर लेना, ओपन अ वर्ड डॉक, अपना वर्ड डॉक ओपन कर लेना, और अपना, या एक काम करना, तुम उसी में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कर लेना। ठीक है, या तुम्हारी मर्जी है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, अपने वर्ड डॉक पे भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में सेक्शन ए तुम्हारे सारे हो जाएंगे,
देन सेक्शन बी के अपने आंसर्स बिल्कुल टाइप करना। टाइप करने के बाद जब तुम वो मॉक कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे को उसमें ऊपर आता है मॉक इवैल्यूएशन, वहां जाके एक आएगा सजेस्टेड आंसर्स। सजेस्टेड आंसर से चेक करना कि तुमने क्या आंसर लिखे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। ये चीज तुम्हारे को करनी है ऑन 23rd। एक मॉक जब तुम 23rd को कर लोगे तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में तुम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तुम्हें पूरी हार्श मार्किंग करनी है अपने साथ, पूरी जितनी हार्श मार्किंग कर सकते हो, मार्क्स काटना कि तुम्हारे सामने ऐसा बंदा है जिसको फेल करना है, इस तरह से तुम्हें चेकिंग करनी है। ये करने के बाद यहां से तुम्हारे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें कमियां पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब तुम ये कर लोगे, सारी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद देन सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन एवरीडे, एक ऑलरेडी कर रहे हो, रिवीजन सारी होगी, एक मॉक भी कर लिया, 2 क्वेश्चन एवरीडे। देन 3 दिन बाद एक मॉक, देन 3 दिन बाद एक मॉक, देन 3 दिन बाद एक मॉक, 3 से 4 मॉक्स तुम करो। इस तरीके से तुम्हें प्रॉपर प्लान करके चलना है। ये रिकॉर्डिंग भी है, इस जो क्लास हो रही है रिकॉर्डेड भी होगी, रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिलेगी, कोई डाउट हो बाद में भी देख सकते हो। लेकिन ये चीज तुम्हें इस तरीके से प्लान करके चलनी है, बिकॉज ऑडिटिंग जो है ये बहुत ज्यादा काइंड ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें रिटन प्रैक्टिस बहुत चाहिए, लिखना बहुत ज्यादा है। FR PM FM उसमें तो नंबर्स होते हैं, यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स, फॉर्मूला आते हैं, सब कुछ आता है, यू कैन गेट द आंसर। और उनमें है भी 60-40, दिस इज तुम्हारा 30 and 70। तो ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। ये चीज तुम सबको करनी है। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो। ये लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है, ये आपने बोला 1 क्वेश्चन करना है 15 से 2, जो भी आपने डेट लिखा हुआ है, हाँ, तो 1 क्वेश्चन सेक्शन बी का कौन सा, कोई भी 1 क्वेश्चन अपने मर्जी से? ACCA 3 प्रैक्टिस टाइप। प्लेटफॉर्म में, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में प्रीवियस अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन। सर टॉपिक पूछ रही हूँ, रिस्क का करना है, TOC का करना है, नहीं, उसमें प्रोसेस। तो कंबाइंड होंगे ना पारुल, तुम अगर उसमें क्वेश्चंस खोलोगे इट्स गोइंग टू बी कंबाइंड। तो फिर वो तो पूरा पेपर ही हो गया। पूरा पेपर नहीं ना। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जब तुम जाओगी, प्रीवियस अटेम्प्ट में जाओगी, तो प्रीवियस अटेम्प्ट जैसे 2023 दिसंबर है, तो उसमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन एक दिन करो, अगला क्वेश्चन अगले दिन, अगला क्वेश्चन अगले दिन। अच्छा वैसे करना है सर, पर मैं पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि पहले दे चुकी हूँ ना देखो मैं प्रीवियस। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ पारुल, यू आर प्लानिंग फॉर PM एज वेल, राइट, इन जून। जी। तो अगर तुम इसमें इतना टाइम लगाओगी तो PM बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे से एक्सपेक्टेड है कि तुम ये चीज PM के लिए भी करो। सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर PM एज वेल, कि PM का भी हर रोज का एक प्रीवियस अटेम्प्ट का सेक्शन C क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, रादर देन इसके 3 करने के। हर रोज एक PM का, एक इसका AA का ये करो, इट इज बेस्ट बेस्ट फॉर यू। ठीक है सर, गॉट ठीक इट। है, हमें दोनों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली लेके चलना है। आई वुडंट से कि मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ो, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में अच्छे से फोकस करे। दो आप ये सब्जेक्ट का, कहना चाह रहे हो भागना, मतलब रश नहीं करूं, आराम से, मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करती जाओ। हाँ, रश नहीं करना। रश करोगी तो दिक्कत है, रश करने में तो कुछ समझ नहीं आएगा। रश ना करो, आराम आराम से करो। रोज एक ठीक है। क्वेश्चन भी करोगी ना, तुम खुद देखना, जब तुम फर्स्ट सेकंड तक पहुंच जाओगी ना, तुम बोर हो जाओगी कि यार अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे को सब पता है। आधे तुम्हें वर्ड्स पता होंगे क्योंकि तुमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लिए, तुम्हें फॉर्मेट पता होगा, तुम्हें ACCA की वर्डिंग पता होगी, तो तुम कहोगी बस अब तो कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है, आर्यन, आई थिंक यू यू वांट टू से समथिंग। Sir, I wanted to ask, am I audible? या यू आर Sir, I ऑडिबल। wanted to ask for FR. Sir, you have solved 4 questions of ratios, right? Woodbank, Fanjung, Pinardi, and Pirlo. हाँ, So, sir, or this thing is available on our portal? मतलब आपने और हमारी ना वॉइस डिसकंटिन्यू बीच हुआ में। है सपोज कोई ऑपरेशन, तो उसका आर्य इफेक्ट आर्य निकाल के। आर्य, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी ना वॉइस बीच में काफी ब्रेक हो गई थी, एक बार दोबारा बोलोगी प्लीज। सर, कैन यू हियर मी नाउ बेटर? हाँ, आई कैन हियर यू, हाँ, बेटर। हाँ सर, तो मुझे रेशियोज के क्वेश्चंस में इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है। आई कैन कैलकुलेट, बट जैसे सपोज एक ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो उसका इफेक्ट निकाल के रेशियोज कैसे क्या, तो उसमें आई नीड अ लिटिल गाइडेंस। तो आपके पास ये क्वेश्चंस सॉल्व। मैंने करे हुए हैं, ये वाले हैं क्वेश्चंस, कि अगर हाँ, कोई वो हमारा। फोर फोर वीडियो लेक्चर्स देख लिए मैंने।
बट फिर अच्छा, भी इफ आई ट्राई टू डू ऑन माई ओन, तो मुझे एक तो क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा ऐसा डर लगता है, एंड देन आफ्टर दैट द सोल्यूशन दैट इज गिवन बिहाइंड इन द स्टडी टेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी घुमा फिरा के आप जैसे एक्सप्लेन करते हो वीडियो में, वैसा नहीं है सोल्यूशन पीछे। इट्स वेरी लाइक तुम एक घुमा काम फिरा करना, के, एंड मुझे जो समझ वो नहीं आता। तुम एक क्वेश्चन जो तुम्हारे को ऐसा वाला आए ना, एक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व 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 करना अपने अकॉर्डिंग, मेरे को भेज देना। या ओके अगर सर। तुम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें बहुत डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जस्ट ओके मैसेज इन द ग्रुप। जो एफ आर, यू आर इन द एफ आर ग्रुप राइट? सर, मैं एफ आर रीसेट वाले ग्रुप में। अच्छा, रिसीट वाले में हो? हाँ, रिसीट वाले में तुम्हारे को उसमें ऐड नहीं किया अभी? अरे आई FR गेव मार्च अटेम्प्ट एंड उसमें आई डेंट। नहीं नहीं, आई थिंक स्टूडेंट्स को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। अच्छा, ओके आई एम इन रीसेट ओनली सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, तुम ना मेरे को पर्सनली एक मैसेज भेज देना, ठीक है? ओके कि ये सर। वाला क्वेश्चन है, मैंने चेक किया, इसमें काफी डाउट्स आ रहे हैं, आई मेक द वीडियो एंड आई प्रोवाइड द वीडियो टू यू एज वेल। ओके सर। तो आपके पास अभी सॉल्व कोई वीडियो नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दीज फोर क्वेश्चंस फॉर रेशियोज? नहीं नहीं, मैंने करी नहीं, आई टेल यू द रीजन व्हाई मैंने क्यों नहीं करी उसका। एक एक सेकंड। अच्छा गाइस, एक और चीज, तुम्हारे अभी जो टेस्ट हैं, आई थिंक तुम्हारे टेस्ट भी मैंने इस वीक के कुछ प्लान करे थे, है ना? वो टेस्ट भी तुम्हारे को आज मिल जाएंगे, आज कल में। फॉर 3 days इट विल बी ओपन, तुम्हारे टेस्ट ऑफ चैप्टर 11 to 18। सर मैंने तो पुराने टेस्ट दिए ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये वाला दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे आएगा टेस्ट? ऐप मतलब पे ही आएगा, ऐप पे आएगा। ऐप में ही आएगा? ओके फाइन, ओके। ठीक है, तो मेरे को आ रहा है, तुम बता देना कौन से क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आ रहा है, मैं उसकी वीडियो बना के आई शेयर इट विद यू एज वेल। ओके सर, वर्क्स। ठीक है। तो सर हमारी नेक्स्ट क्लास कब होती है? नेक्स्ट क्लास तुम्हारी मैं 21 को आ जाऊंगा, तो 21 के बाद तुम्हारा है, रुको, 21 को है तुम्हारा ट्यूसडे, तो 22nd 23rd को विल हैव द क्लास। ओके सर। ठीक है, 22nd to 23rd को विल हैव द क्लास। आई ऑल्सो राइट हियर, एंड मुझे प्लीज आज आज की क्लास के बाद ग्रुप में मैसेज कर मॉक देना, एंड डिस्कस्ड ले लेना क्लास। 21st। क्या चीज? मॉक से पहले ले लेना क्लास। अगर आप 23rd को भी ले रहे हो तो फिर क्लास मतलब सुबह ले लेना। अब मतलब मॉक से पहले ले। हाँ हाँ, मैंने मॉक से पहले ही क्लास लेनी है, मैं कहूँ मॉक तुम्हें 23rd को लेना, उससे पहले ही क्लास करूंगा। जी सर, ओके। ठीक है। सर, तो रिटन प्रैक्टिस ऑफ सेक्शन बी क्वेश्चंस कितने करने हाँ, चाहिए अप्रॉक्स, लाइक टाइप करके? ये पूरे तुम्हारे कोर्स में होने चाहिए, फ्रॉम दी स्क्रैच, जब से तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अब ओके जैसे सर। तुम पढ़ोगे, पढ़ने के साथ साथ जैसे साथ में क्वेश्चंस करने होते हैं, लास्ट में करोगे, तो 15-20 क्वेश्चंस तो तुम्हारे सॉल्व होने ही चाहिए मिनिमम। ओके सर। ठीक है ना? तो ये चीज है, ये चीज फॉलो करना गाइस। बाकी तुम जब ये रिवीजन करोगे, फिर एसीसी स्टडी आपके क्वेश्चंस करोगे, जो डाउट्स हो वो मेरे साथ शेयर कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पक्का निकाल के तुम्हारे डाउट्स आधे घंटा निकाल के सॉल्व कर सकूं, जैसे तुम्हारे को मैं वॉइस नोट्स वगैरह भेजता हूँ। आई विल ट्राई टू डू दैट, आई विल नॉट गारंटी, क्योंकि मैं बाहर होऊंगा, वहां नेटवर्क चले ना चले, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। ठीक है, आई एम नॉट ऑन वेकेशन, ये मत सोचना कि मैं तुम सबको छोड़ के वेकेशन पे जा रहा हूँ, मेरा कोई वेकेशन नहीं है, मेरा एक ऑफिशियल काम है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई सीए वर्क। सर इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। नहीं, कई बार होता है सर एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन। हाँ बोलो सैफ। सर मैं ये बोल रहा था कि एक क्वेश्चन है एग्जाम किट में, लिली एंड को, हाँ, सेक्शन बी का 162। और ओके, सर उसमें जो पार्ट सी है सर, वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो कुछ कौन से वाला सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बताना। 162 सेक्शन बी फर्स्ट लिली। क्वालिटी एश्योरेंस,
हाँ सॉरी, दोबारा बताना क्वेश्चन नंबर सैफ। 162 सर, ले ली। 162, अच्छा 162 ओपन हो रखे हैं। ये वाला रो, अच्छा नो नो सर। लिली। जी जी। सर इसका अच्छा पार्ट सी जो है वो तो मैं अटेंड भी नहीं किया मैंने, क्योंकि सर इसमें जो है वो ऑटोमेटेड टूल्स हैं, वो तो मुझे नजर भी नहीं आए थे सिलेबस में। अच्छा, कि इसमें तुम्हारा है डिस्क्राइब 4 ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वुड बी कैरिड आउट यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स। देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें तुम्हारा मतलब जो आंसर्स है ना, ये आंसर शुड बी तुम्हारे बहुत ही जनरल। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट इज वेरी वेरी जनरल। इसमें बहुत बिल्कुल जनरल आंसर ही तुम्हारे यहाँ पे आएंगे ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स से। जैसे तुम्हें क्या चेक करना है, इस पहले क्वेश्चन में किस चीज का वो है तुम्हारा, रुको, इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो इन्वेंट्री से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। जी जी। तो तुम्हारे को अगर मैं बोलूं 4 ऑडिट प्रोसीजर्स दैट कुड बी कैरिड आउट यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स, कि अगर कंप्यूटर तुम्हारे को सामने दिया हुआ है तो कंप्यूटर से तुम कैसे चीजें निकाल सकते हो, कैसे चीजें ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो है जैसे कंप्यूटर से यू कैन कैलकुलेट, सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी पार्ट आता है दैट इज तुम्हारा आ सकता है ये क्या था, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, है ना। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जी तुम सर। कंप्यूटर से निकाल सकते हो, पुरानी रिपोर्ट निकाल के, इस पर निकाल के, उसको कंपेयर करके। उसके बाद कंप्यूटर से तुम ये चेक कर सकते हो कि जितने बिल्स जो है, इनवॉइसेस, जैसे हमारा जो प्रोसीजर होता है जीआरएन जीडीएन वगैरह वाला, यू कैन चेक कि कितने हमारे जीआरएन कंप्यूटर में आए थे, उनके अगेंस्ट कितने गुड्स रिसीव हुए प्रैक्टिकली फिजिकली। तो सॉफ्टवेयर में जो जीडीएन हमारे पास आए हैं, कि जितने गुड्स रिसीव नोट है, सॉरी, कि इतने गुड्स रिसीव नोट हमारे सिस्टम में डले हुए हैं, उतने एक्चुअली हमारे पास जीडीएन है कि नहीं। तो बेसिकली तुम्हारे को ये प्रोसीजर्स हैं, सिंपल समझ के करना, तुम्हारे को करना चेक इन्वेंट्री का ही है, करना चेक इन्वेंट्री ही है। लेकिन तुम कंप्यूटर से कैसे इन्वेंट्री चेक करोगे, हाउ विल यू चेक इन्वेंट्री फ्रॉम कंप्यूटर्स, किस तरह से कंप्यूटर्स को यूज करोगे इन्वेंट्री चेक करने के लिए, रादर देन फिजिकली जाके चेक करना, वो चीज है। मतलब सर ये वैसे अगर लेट्स सपोज एग्जाम में आता है तो टाइम टेकिंग, क्या चीज, ऐसे मैं कह रहा हूँ। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग तब होगा जब तुमने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा। जी लेकिन अगर तुम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार पढ़ लो, फिर डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग नहीं बचेगा, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्यूटर्स वाले सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। और देखो दिसंबर 2012 में आया, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आया भी नहीं। सर जी। स्किप कर सकते हैं ना, इतने पुराने क्वेश्चंस करने का क्या फायदा। स्किप कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिलेबस में चेंजेस होते हैं, ये हो सकता है उस टाइम किसी चीज का पार्ट था, अब नहीं है, क्योंकि तब कंप्यूटर से ऑडिट होने शुरू हुए थे। अब तो वैसे भी हम ऑडिट ही कंप्यूटर से करते हैं, तब इतना ज्यादा कंप्यूटर का नहीं था, अब ज्यादा हो चुके हैं। तो शायद ये चीज एक्सपेक्टेड है ना है, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ रीड, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर सकते हो, कि तुम्हें प्रोसीजर्स पता है कंप्यूटर से कैसे चेक कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना, ओके। ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कोई डाउट? और सर ये जो क्वेश्चन जो आपने नोट्स दिए हैं क्या कह रहे हो सैफ? चैप्टर, सर मैं कह रहा हूँ कि जो चैप्टर 9 के आपके नोट्स हैं उसमें जनरल वीकनेसेस हैं, हाँ, तो सर ये मुझे समझ नहीं आई कि ये किस चीज़ के रिलेटेड आपने दिए हैं। अरे वो वीकनेसेस पता है क्या है, देखो मैं तुम्हें नोट्स ओपन करके दिखाता हूँ। देखो चैप्टर नंबर 9 जो 10 जो तुम्हारा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसमें हमें देखना होता है कि ये हमारा प्रोसीजर होता है, मेजरली 4 चीजें तुम्हारे सिलेबस में है, सेल्स, परचेज, पेरोल जी और इन्वेंट्री, इनका पूरा सिस्टम क्या कैसे काम करती है, ठीक है। ये चीज तुम पहले पढ़ोगे। इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हारे को एक सिनारियो गिवन होगा, एक पूरी सिचुएशन गिवन होगी, और तुम्हें बताया जाएगा फाइंड रिस्क, इसमें रिस्क है। अब वो रिस्क जी सर। ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि रिस्क कहां से ढूंढूं मैं, क्या रिस्क हो सकते हैं।
तो ये मैंने रिस्क बताए हुए हैं कि क्या हो सकता है सेल सिस्टम में, क्या रिस्क हो सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं से भी लिखा हुआ है इनसफिशिएंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, के एक ही बंदा सारा सेल्स का काम कर रहा है, वही रिकॉर्ड कर रहा है, वही ट्रांसफर कर रहा है सामान, तो दैट इज इनसफिशिएंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। और मैनुअल वर्क प्रोग्रेस प्रोसेस के कंप्यूटराइज की जगह मैनुअल वर्क प्रोसेस चल रहा है। दूसरा, इनकंसिस्टेंट क्रेडिट पॉलिसी एनफोर्समेंट विद क्रेडिट लिमिट, के तुमने क्रेडिट पॉलिसी में इशू कर दिए, तो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कौन सा एरिया है जहां पे रिस्क है। रिस्पॉन्स तुम बना लोगे इसका, वो तुमने ऊपर पढ़ लिया, बट इशू सबसे बड़ा आता है रिस्क आइडेंटिफाई करने का। वो रिस्क तुम यहां से सर आइडेंटिफाई करो। जी ठीक है। जी 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 सर, ये क्वेश्चन इसमें चैप्टर 10 में थे, तो मुझे लगा कि ये पेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है। नहीं 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 नहीं, ये रिस्क है कि रिस्क तुम जी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम्हें ये चीज आगे कहीं नहीं मिलेगी, ये बुक में कहीं नहीं दी हुई। दिस इज ऑल इन दी क्वेश्चंस, जो तुम्हारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस है ना, सॉल्यूशंस, उसमें से मैंने ढूंढ के निकाला है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे पे रोलिंग के रिस्क क्या हो गए, इन्वेंट्री में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा और लिखा होगा फाइंड रिस्क, तो तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट क्या यस होगा कि इसमें रिस्क है ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो रिस्क है कि नहीं। लेकिन जब तुम ये पढ़ लोगे कि जैसे डिफरेंट जॉब्स आर क्लियरली डिवाइडेड अप इनटू वेयर हाउस, एक ही बंदा वेयर हाउस का सारा काम कर रहा है, दैट इज अ रिस्क। वेयर हाउस मैनेजर हैज टू डू अदर जॉब्स टू, ये भी एक रिस्क है। गुड्स आर स्टिल बीइंग मूव्ड अराउंड इवन व्हेन दे आर सपोज्ड टू बी काउंट देम, कि अगर गुड्स हम काउंटिंग कर रहे हैं फिर भी कोई गुड्स सेल हो रही है, हमारी परचेज हो रही है, सामान आता जा रहा है, दैट इज ऑल्सो रिस्क। तुम वैसे अगर बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली तुम्हारे पास लिंक्ड है। क्वेश्चन में गिवन है कि इस डेट पे तुम ऑडिट करने जा रहे हो, फिजिकली काउंट करने, और उसी दिन गुड सेल भी हो रहे हैं, परचेज भी हो रहे हैं, तो तुम कहोगे ये तो नॉर्मल है, सेल परचेज होना तो रिस्क थोड़ी है, बट दैट इज अ रिस्क। यहां से तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। सर ये भी आपने जो कहा है, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन ले ली भी हुई है। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, वो ये बिल्कुल उसी से रिलेट करता है जो अभी आपने बताया, अच्छा चलो, जो देखो इसमें मेरे को पता बिजनेस की नहीं, थी। लेकिन वो मेरे को भी यहीं से समझ आया। हो सकता है जी तुमने अगर ना पढ़े हो तुम रिस्क ढूंढ ही ना पाओ, लेकिन ये पढ़ लोगे तो तुम्हें रिस्क पता चल जाएंगे रिस्क क्या है। सही, रिस्क बिल्कुल ठीक है ढूंढने सर। आ गए, क्वेश्चन में 5 रिस्क ढूंढने, तुम 10 रिस्क ढूंढ लोगे। तुम 5 की जगह 6 लिख के आओ रिस्क, 7 लिख के आओ रिस्क, ऐसे करना। सही हो। और ठीक रिस्क है। को जो आइडेंटिफाई कर लिया ना, उसको कॉपी पेस्ट करना है। कई स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं वो, मतलब आई हाँ, थिंक जो ये जैसे तुमने कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया ना कि ये चीज रिस्क है, तो उसको तुम क्वेश्चन जी में से जी कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि दिस लाइन जो है दैट इज अ रिस्क। फिर उसको अपनी वे से एक्सप्लेन करना कि क्यों वो रिस्क है, रादर देन खुद टाइप करने की, ये भी कर सकते हो बिल्कुल से। सही। टाइप नहीं करना, मतलब उससे टाइम सेव होगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। ठीक है। दो। तो गाइस आज की क्लास ओवर करते हैं, एट 7 आई हैव अनदर क्लास। कोई, आई थिंक समवन वाज आस्किंग समथिंग। नो सर, थैंक यू टाइम देने के लिए। टाइम देने के लिए क्या तुमने पैसे दिए? अरे सर नहीं, बट सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, मतलब नहीं, समझाने का मेरा कुछ नहीं है, मेरे को बस ये है तुम्हें समझ आ जाए। मैं आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट तुम्हें समझाने का, और मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि हर सर स्टूडेंट का मेरा। क्या होता है ना, नहीं एक चीज नोटिस किए आप, किसी के साथ भी आपकी कोई भी आपको मेंटोर मिल जाएगा, कोई भी आपको कंसेप्ट समझा सकता है, कोई भी हो, पर एक होता है ना तरीका, और कई चीजें होती है, कुछ चीजें ऐसी है जो मतलब मैं आप में मैंने अभी ऑब्जर्व किया, मतलब काश मैंने आपसे पहले क्लासेस ले लिया होता, ऑडिट हो गया, एफआर हो गया, पता नहीं इतना लेट, मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आया, मतलब आपको मैं पहले से ही जानती थी, पर पता नहीं क्या ओवर कॉन्फिडेंस था या क्या था, मुझे लगा था मैं खुद निकाल लूंगी पेपर, और निकला ही नहीं उसके बाद। कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, देखो मिस्टेक्स डू but you हैपन। inspire me a lot, like you inspire a lot of people, like you are the one जो आप मतलब YouTube में भी मतलब you are helping a lot of students, like And मतलब चलो हर it's ठीक like, लेवल। है। sir, you are omnipresent. Many of my students, many of my friends, they are doing CA. And I think some CA seminar you're constantly attending. So we were सेमिनार? discuss some seminars for CA. Courses या ऐसे कुछ होता है? नहीं, मैं नहीं करता कोई अटेंड। सर जूम मीटिंग था कुछ तो आई थिंक सो। एक आधी शायद मैंने करी होगी, कई बार करता हूँ मैं, हाँ अच्छा। तो वो लोग ने आपको वहां पे देखा, दे आर ऑल्सो डूइंग CA ACC बोथ। अच्छा तो वी ओके। वर जस्ट लाफिंग इन कॉलेज की वेरी ओमनी प्रेजेंट मल्टीटास्क करते रहते अच्छा हैं। चलो, इट्स गुड, बट देखो मेरा तो मेन इंटेंशन एक ही है, ठीक है ना, कि कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो लैग ना करे एग्जाम में।
सर आपको गलतियां पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा यूनिक है, मतलब इतना कोई भी मेंटोर या कोई फ्रेंड भी इतना कोई नहीं बैठेगा साथ में, मतलब आप इतना ज्यादा पुश करते हो हमें, नहीं, इतना पता है क्या है मतलब। पारुल, देखो पारुल, मैं एक बात बताता हूँ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, बट मुझे दुख तभी लगता है कि जब स्टूडेंट, देखो मैं यूट्यूब पे भी कराता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ वी गाइड से क्लासेस लेता हूँ, स्टूडेंट मेरे को फीस देते हैं, तो मेरा एक एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हर स्टूडेंट पास हो, मेरा हर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ना रहे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं किसी रीजन की वजह से, जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं कर पाते, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे एफर्ट्स करें और वो नहीं रहता या रहती, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो फिर मेरा मेरे एक्चुअली मुझे फिर, अब जैसे ऐसा तो नहीं है कि मेरा रिजल्ट पिछली बार 100% आया है, रिजल्ट मेरा भी कम आया है। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पास हुए, काफी स्टूडेंट्स पास भी हुए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं हुए। जो नहीं पास हुए मैंने उनसे इंडिविजुअली भी बात करी है। उसमें से कुछ थे जिन्होंने सीरियसली एग्जाम नहीं दिया था, कुछ थे जिनका कॉलेज का भी था, टाइम नहीं दे पाए थे, बट कुछ जेन्युइनली थे जिन्होंने बहुत टाइम लगाया था, सब कुछ करा था, फिर भी एक आधे मार्क्स से रह गए। और वो जो स्टूडेंट है जिन्होंने पूरा टाइम लगाया था, सब कुछ था, वो बिल्कुल ही 2 3 4 5 मार्क्स से रहे, 45 to 50 की रेंज में रहे हैं सारे। ठीक है ना। जी। तो मेरा इस बार का टारगेट, मैं हर बार कोशिश ये करता हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत फोकस इस चीज में कर रहा हूँ कि मैं नोट्स ऐसे बनाऊं, तुम्हारे को क्वेश्चंस ऐसे कराऊं, इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस तुम्हारे को करा दूं कि तुम सोचो ही ना कि तुम्हारे 50 से कम आ सकते हैं। तुम्हारा टारगेट ही 50 ना हो, तुम्हारा टारगेट ये हो कि 70 तो लाने। राइट सर। ठीक है ना। तो यही थॉट प्रोसेस तुम सबको लेके चलना है। ठीक है। और अभी विल द नेक्स्ट क्लास दैट विल हैव ऑन 21st श्योर और सर। 22nd, जस्ट वन रिक्वेस्ट, आफ्टर दिस क्लास जस्ट सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप के सर एज डिस्कस, नेक्स्ट क्लास हमारी 21st और 22nd की होगी। तो बस ग्रुप में लिख देना तो मुझे याद रहेगा वो चीज, एंड उसको यू कैन ऑल्सो पिन देयर, नहीं होगा तो आई ऑल्सो पिन दैट। ये चीज कर लेना। ठीक है। बाकी जैसा मैंने बताया, जस्ट फॉलो दैट थिंग जो तुम्हें इस वीक टिल 22 तक करना है, ये चीज करो। एंड उसके बाद तुम देखना कि तुम मॉक्स वगैरह जब तुम करने बैठोगे, एग्जाम देने जाओगे, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड डेफिनेटली हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो ये चीज सबने थैंक यू। करनी है। श्योर सर। चलो, बाय और गाइस, टेक केयर। सर लास्ट लास्ट हाँ बोलो क्वेश्चन मेरा। सर। सर एसएससी जो स्टडी हब है, उसके क्वेश्चन हाँ, जो हैं वो अभी हमने नहीं करने। मैंने बताया ना, अभी 15 से तुमने करने स्टार्ट कर देना स्टडी हब के, मैंने ये तो बताया था। ठीक ये ठीक है देखो, सर, मैंने बस वो जहन से निकल। मैंने ये लिखा था ना, तुम्हारा अब जो नेक्स्ट टारगेट है, एक सेकेंड, आई ओपन दैट शीट फॉर यू। इसमें तुम्हारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, 15 to 20, वो ये रिवाइज एंटायर सिलेबस फ्रॉम मैराथन वीडियोस, एंड एवरी डे 5 chapters सेक्शन ए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एसीसी स्टडी हब से करने। आई डू वन थिंग, आई शेयर नहीं मैं दिस सर शीट। सेक्शन बी की बात कर रहा सेक्शन बी का तो हो, एक क्वेश्चन तुम्हें करना ही है रोज। हूँ, वो एसएससी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से। वो भी ठीक। एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से, प्रैक्टिस तुम्हें स्टडी उससे नहीं करना, स्टडी स्टडी हब से मत करो, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन करो। जी मैं स्टडी सर हब की बात कर रहा था, उधर से नहीं सर ये करता। शीट शेयर कर दो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, मतलब आई बीच। जस्ट शेयर इट। एक्चुअली मेरा ना इसमें थोड़ा इशू चल रहा है, व्हेन आई शेयर दिस ना। Sir, तो study hub is only for section A, right? बी भी है स्टडी हब में उसमें। ना सेक्शन बी भी है उसमें। हाँ, पर हमने अभी सेक्शन A ही टैकल करना है ना फ्रॉम स्टडी हब। तो सेक्शन ए ही करना है अभी। ओके ये सर। मेरा ना एक्चुअली ओके इसमें इशू आ जाता है, ये यूपीआई खुल जाता है, पता नहीं कैसे। आई शेयर इट विद यू। ठीक है। नो प्रॉब्लम ओके सर। चलो, डन। बाय गाइस, टेक केयर। Yes, sir. Thank you बाय so बाय। much. बाय, टेक थैंक थैंक यू। केयर। यू। बाय बाय बाय।